चैप्टर 11। क्लास के बाद सोफिया, यास्मीन और मदीहा बैठे लंच एंजॉय कर रहे थे। तभी यास्मीन मुस्कुराते हुए मदीहा को देखकर कहती है, लो भाई, तुम्हारे अदनान ने बचा लिया तुम्हें। उसके ये कहते ही मदीहा जो कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, पूरी की पूरी कोल्ड ड्रिंक उसके मुंह से बाहर आ जाती है और वो जोर जोर से खांसने लगती है। वही उसकी ऐसी हालत देखकर सोफिया घबराकर अपनी चेयर से उठकर उसके पास जाकर उसकी पीठ सहलाते हुए गुस्से में कहती है, आराम से पीना, तेरी ही कोल्ड ड्रिंक है, हम लोग चुरा नहीं रहे। उसकी बात सुनकर यास्मीन भी कहती है, मदीहा यार आराम से, देख लगा ना ठसका। अब तक मदीहा नॉर्मल हो चुकी थी। वो एक गहरी सांस लेकर कहती है, वो मेरे नहीं है। उसकी बात सुनकर यास्मीन नासमझी में पूछती है, कौन नहीं है तेरा? मदीहा चिढ़ते हुए, वो ही चंगेज़ खान, तुमने कहा ना अभी की। इससे आगे कुछ कहती वो उससे पहले ही सोफिया कहती है, हद है मदीहा भाई ने अभी अभी मदद की तुम्हारी और तुम अभी भी उनकी बिचिंग कर रही हो। इंसान को इतना भी नाशुक्र नहीं होना चाहिए। मदीहा, मैं नाशुक्री नहीं हूँ, इवन मैं बहुत एहसानमंद हूँ उनकी, पर फिर भी मेरा डर कभी खत्म नहीं होगा उनके लिए। यास्मीन, यार तू इतने होट बंदे से कैसे डर सकती है? मेरी तो नज़रें नहीं हटती उससे और तू नज़रें भी नहीं मिलाती। मदीहा, ये डर उन्होंने खुद कायम किया है और वो कोई दूध के धूले नहीं है। उन्होंने हमेशा मुझ पर ज़्यादती की है। बचपन से गलती सब करते थे और डांटते वो सिर्फ मुझे थे। जब देखो तब मुझे बातें सुनाते रहते हैं, इसलिए मुझे नहीं पसंद वो। और रही बात डर की, तो मैं क्या, घर में भी सब 1000 बार सोचकर उनसे बोलते हैं, कब उनकी खोपड़ी सटक जाए कौन जाने, फिर मुझ जैसी नाचीज़ की क्या बात। उसकी बात सुनकर यास्मीन एकदम गहरी सांस लेकर कहती है, तुम्हारी बातें मुझे हमेशा कन्विंस कर लेती है कि अदनान सिद्दीकी बेहद खतरनाक है। सोफिया मुस्कुराते हुए, तुम्हें क्या लगता है ये तूफान? मदीहा की तरफ देखकर, जो किसी से नहीं डरती, अगर किसी से डरती है तो उसका खतरनाक होना तो बनता है। खैर अब हमें भी घर जाना है, लास्ट क्लास तो वैसे भी कैंसिल हो चुकी है। उसकी बात सुनकर मदीहा और यास्मीन भी अपनी जगह से उठते हैं और उसके बाद वो दो यास्मीन को बाएं कहकर बाहर आ जाती है, जहां पर ड्राइवर पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था और वो दोनों भी सीधा गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी सीधा हवेली आकर रुकती है तो बोलो अंदर चली जाती है। नाजिया जी और शिफा की हॉल में बैठी थी। उन दोनों से उनके पूरे दिन की पूछताछ करने के बाद उन्हें लंच का पूछता है तो वो दोनों ने ये कहकर मना कर दिया कि कैंटीन से खाकर आए थे और सीधा अपने कमरे में चले। मदीहा पहले ही आगे जा चुकी थी। वही सोफिया को कुछ काम से शिफा जी ने रोक लिया था। जब 20 मिनट बाद सोफिया कमरे में पहुंची तो कमरे का हाल देखकर उसने सर पीट लिया। मदीहा के कमरे यहाँ वहाँ फैले थे जो उसने अभी उतारे थे। उसका बैग भी बेदर्दी से पड़ा हुआ था और वो खुद सिमटी हुई सी हो रही थी। ये सब देखकर सोफिया ने एक गहरी सांस ली और पहले अपने कपड़े बदले, फिर अपने और मदीहा के कपड़े समेटे और बाकी का सामान भी जगह पर रखा। ये लो पहली बार नहीं कर रही थी बल्कि हमेशा करती थी। सोफिया के लिए मदीहा क्या थी यह कोई नहीं समझ सकता था। बचपन से ही उसे एक बहन चाहिए थी क्योंकि सिर्फ 2 भाई थे, उसके अदनान जो उससे 8 साल बड़ा था और रियान जो उससे हमेशा लड़ता रहता था। बचपन में जब वह ठीक से बोल भी नहीं पाती थी तब भी वो अल्लाह ताला से खूब दुआएं करती थी कि उसको एक बहन मिल जाए। और फिर जब वो 3 साल की हुई तब मदीहा का जन्म हुआ और तब से वो मदीहा का ख्याल एक माँ की तरफ रखती थी। प्यार के मामले में मदीहा की किस्मत सबसे अच्छी थी। शिफा जी, नाजिया जी, जमीला जी, सोफिया सब जान देते थे उस पर। सोफिया ने तो उसके साथ पढ़ने की इज्जत में 1 साल ड्रॉप तक ले लिया था। रो रोकर फिर उनका रिश्ता एक तरफ नहीं था। नदिया के लिए भी सोफिया बहुत मायने रखती थी। दोनों में इतनी मोहब्बत थी कि कभी किसी और से दोस्ती करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ तक कि कमरा भी हो साथ में शेयर करती थी। तब की हवेली में बहुत कमरे खाली थे। स्कूल के दिनों में तो एक लड़की ने सोफिया को परेशान किया था तो मदीहा ने उसका सिर फोड़ दिया था और फिर बाद में अदनान को स्कूल जाकर सारा मामला सेट करना पड़ा और उसने खूब डांट लगाई थी मदीहा की उस दिन पर। उसके बाद से वो लड़का और उसकी फैमिली कभी दिल्ली में दिखाई नहीं दिए। सोफिया सारा सामान ठीक से रखने के बाद खुद भी मदीहा के बगल में जाकर उसे हक कर कर सो जाती है। वो भी काफ़ी थक गई थी। आज शाम का वक्त, सोफिया की आंख खुली तो तब 5:30 हो रहे थे। उसने मदीहा की तरफ देखा तो वो अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। फिर उसने उसे उठाना ठीक नहीं समझा। उसे पता था कल रात भर वो परेशानी के मारे सोई नहीं थी, इसलिए उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाकर वो नीचे चली जाती है। करीब आधे घंटे बाद भी मदीहा गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसका फ़ोन अचानक से बजा और उसकी नींद में बेतकल्लुफ़ी हुई। उसने वैसे ही लेटे लेटे आंखें बंद करे हुए ही बिस्तर पर अपने हाथ फिराए और कुछ देर बाद जब उसका हाथ अपने फ़ोन पर पड़ा तो उसने बिना आंखें खोल फ़ोन उठाया और कान पर लगाते ही बिना दूसरे वाले की बात सुने ही कहना शुरू किया, जिस व्यक्ति को आपने फ़ोन किया है फ़िलहाल वो मर चुका है, शाम को जिंदा होगा तब फ़ोन लगाना। इतना कहकर वह फ़ोन अपने कहाँ से हटाने वाली होती है कि तभी उसके कान में किसी की गहरी सख्त आवाज़ आती है, अपने प्रिंसिपल का नंबर दो मुझे। यह आवाज़ सुनते ही उसकी सारी नींद खत्म हो जाती है और वो झट से उठकर बैठ जाती है क्योंकि दूसरी तरफ अदनान था। मदीहा घबराते हुए, क्यों?
मेरे पास प्रिंसिपल का नंबर नहीं है। पर आपको क्यों? अदनान, उन्हें फ़ोन कर कहना है कि वो तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दे। मदीहा चौंक कर चीखते हुए वॉट? पर क्यों? अदनान, क्योंकि हमने डील की थी कि मैं तुम्हारे लिए प्रिंसिपल को कन्वेंस करूंगा और बदले में तुम मेरे लिए रोज शाम को कॉफ़ी लाओगी। 6:10 हो रहे हैं, ना तो मेरी कॉफ़ी आए और ना ही तुम। तो सोच रहा हूँ प्रिंसिपल को कॉल कर कह दूं कि तुम्हें वहां से भी दफा कर दे। उसकी बात सुनकर मदीहा घबराते हुए हड़बाकर बेड से उठते हुए कहती है, नहीं, मैं ला रही हूँ कॉफ़ी, बस 10 मिनट, अभी आए। अदनान, अगर तुम 10 मिनट में मेरे सामने नहीं आए तो यकीन मानो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मदीहा, मैं आ रही हूँ, प्लीज़ कुछ मत करना। इतना कहकर वो फ़ोन काटकर वही बेड पर फिकर उल्टी चप्पल पहनते हुए बाहर भागती है। इधर अदनान के कमरे में अदनान सोफे पर बैठा अपने फ़ोन को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक हसीन मुस्कुराहट थी जो इतनी रेयर थी कि किसी ने नहीं देखी होगी। वो एकटक अपने फ़ोन को देख रहा था जिस पर अभी भी मदीहा का नंबर शो हो रहा था, पर फ़ोन कट चुका था। उसके फ़ोन में नंबर कपकेक दिल के नाम से सेव था। वो हल्का सा और मुस्कुराते हुए कहता है, बेवकूफ़। इधर मदीहा जल्दी जल्दी कॉफ़ी बनाकर अदनान के कमरे की तरफ जाती है। वो तो किचन में कोई नहीं था, वरना सब उससे सवाल जवाब करते। फिलहाल वो अदनान के कमरे के सामने खड़ी लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को तैयार कर रही थी। उसे अदनान को फेस जो करना था। चैप्टर 12। मदीहा अभी भी अदनान के कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। कुछ हिम्मत कर वो एक गहरी सांस लेकर दरवाज़ा खटखटाती है तो अंदर से वही अदनान की गहरी आवाज़ आती है, कम इन। उसकी मंजूरी मिलते ही मदीहा अंदर जाती है तो अदनान अभी भी सोफे पर बैठा कोई फाइल में मशरूफ था। वो जल्दी से जाकर मग कॉफ़ी टेबल पर रखती है और फुर्ती के साथ पलटकर मेन दरवाजे की तरफ जाने लगती है। तभी उसके कानों में अदनान की भारी आवाज़ आती है, जितनी स्पीड से गई हो उतनी ही स्पीड से यू टर्न लेकर वापस आओ। उसकी आवाज़ सुनकर मदीहा के बढ़ते कदम रुक जाते हैं। कहाँ उसने सोचा था चुपचाप जल्दी से कॉफ़ी रखेंगी और वापस आ जाएगी, पर अदनान के सामने उसकी कहाँ चलती है। वो मजबूरी में वापस मुड़कर उसकी तरफ जाती है और सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। वहीं अदनान जो कब का अपनी फाइल बंद कर उसे ही देख रहा था, उसे देखते हुए ही कॉफ़ी का मग उठाता है और पीने लगता है। इस बीच उसने एक मिनट के लिए भी अपनी नज़रें नहीं हटाई थी। वो बस एकटक उसे निहार रहा था बिना किसी भाव के। वहीं मदीहा को उसकी नज़रें महसूस तो हो रही थी, पर उसने नज़रें नहीं उठाई। उसे पता नहीं क्यों खतरे की घंटी सुनाई दे रही थी और उसे अब और वहाँ खड़ा नहीं जा रहा था, क्योंकि अदनान कुछ कह रहा नहीं था, बस उसे घूर रहा था। वो कुछ देर और वैसे ही खड़ी रहती है, पर जब उसके सब्र की इंतहा हो जाती है तो अपना सिर उठाकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, आपको कुछ काम था? वो अम्मी बुला रही थी मुझे। अदनान जो अब तक अपनी कॉफ़ी पी चुका था मग टेबल पर रखते हुए कहता है, तुम्हें पता है आज तुम्हारी वजह से मुझे कितना ह्यूमिलेशन झेलना पड़ा? उसके इस सवाल पर वो नासमझी में अदनान को देखकर पूछती है, मतलब? अदनान एक गहरी सांस लेकर सीरियस आवाज में कहता है, आज तुम्हारे प्रिंसिपल सर ने मुझे बहुत कुछ कहा। तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए मैंने उन्हें सॉरी कहा, वरना वो तो तुम्हें कॉलेज से निकालने वाले थे। उसकी बात सुनकर मदीहा मायूसी से कहती है, क्या सच में उन्होंने आपकी इंसल्ट की? अदनान, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना फ्री बैठा हूँ जो तुम्हें झूठ बोलूंगा? उन्होंने कहा है कि अगर तुम इस बार मिड टर्म एग्जाम में 90% नहीं लाई तो वो तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे। उसकी बात सुनकर मदीहा हैरानी में लगभग चीखते हुए कहती है, क्या? कितने परसेंट? अदनान अपनी सीरियसनेस में कुछ और इजाफा करते हुए 90%, और अगर उससे एक नंबर भी कम हुआ तो तुम्हें निकाल देंगे वो। उसकी बात सुनकर मदीहा घबराते हुए कहती है, क्या बोल रहे हैं आप? मैंने अभी 60% से ऊपर नहीं लाया और आप कह रहे हैं 90% लाना पड़ेगा। अदनान, अब तुम एक बेहद बेवकूफ़ अहमक और एक नंबर की नामाकुल हो, यह उन्हें थोड़ी पता है। जाहिर है वो उम्मीद तो लगाएंगे। उसकी बात सुनकर वो ज़रा मायूसी से कहती है, मैं इनमें से कुछ नहीं हूँ। अदनान, ओ अच्छा, तो क्या हो तुम? ज़रा मेरे इल्म नॉलेज पर भी उजाला डालो तो मुझे पता चले। मदीहा उसकी बात सुनकर हड़बड़ा जाती है, फिर कुछ अटक कर कहती है, माना कि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, पर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें मैं बहुत अच्छी हूँ। अदनान अपनी आईब्रो सिकुड़ते हुए, और रियली मदीहा सिद्दीकी किसी चीज़ में अच्छी है और हमें तो पता ही नहीं है, ज़रा बताने का तकल्लुफ़ उठाएगी आप? मदीहा कुछ सोचकर, हाँ मैं ड्राइंग बहुत अच्छी करती हूँ। अदनान उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए, आखिरी बार कब की थी तुमने ड्राइंग? उसकी बात सुनकर मदीहा अपने ज़हन पर जोर डालकर सोचते हुए कहती है, शायद फर्स्ट क्लास में, क्योंकि उसके बाद से तो मेरे सारे प्रोजेक्ट आप करते आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर अदनान ना में सिर हिलाते हुए कहता है, और किस में अच्छी है आप? आप शब्द पर ज़रा जोर देते हुए, वो क्या है ना, जब भी वो मदीहा को परेशान करता था तो बकायदा इज्जत से ही करता था। मदीना, में कुकिंग अच्छी करती हूँ।
अदनान, इस कॉफ़ी के अलावा आखिरी दफ़ा क्या बनाया था तुमने? मदीहा कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए, मैंने ना 10th के एग्जाम के टाइम पर मैगी बनाई थी, खुद से थोड़ी सी जल गई थी, बाकी तो ठीक बनी थी। उसकी बात सुनकर अदनान उसे घूरते हुए कहता है, समझ गया। मदीहा नासमझी में, क्या समझ गए आप? अदनान उसे घूरते हुए, यही कि तुम सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि हर काम में डफर हो। उसकी बात सुनकर मदीहा का पूरा चेहरा लटक जाता है, पर तभी अदनान बिना उस पर ध्यान दिए आगे कहता है, खैर बाकी कुछ तो मुझे नहीं पता, पर तुम्हारे प्रिंसिपल सर ने तो यही शर्त रखी है कि अगर तुम्हारी 90% नहीं आई तो वो तुम्हें कॉलेज से निकाल देंगे या फिर चाचा जान को कॉल करेंगे। मदीहा घबराते हुए, पर मैं इतना कैसे पढ़ूंगी, मैंने तो अभी तक ठीक से पढ़ाई नहीं करी और इतना सारा सिलेबस है, मेरा तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, कोई चैप्टर नहीं पढ़ा मैंने और एग्जाम तो 1 महीने बाद है, मैं कैसे लाऊंगी 90%। उसे इस तरह परेशान होता देख अदनान के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी जिस पर मदीहा का ध्यान नहीं गया था। वो उसे इस तरह परेशान होता देख अपने मन में कहता है, अब फंसी मछली जाल में। फिर वापस अपना चेहरा सीरियस करते हुए कहता है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मदीहा, आप कैसे करेंगे मेरी हेल्प? अदनान, तुम्हें पढ़ाकर, अब देखो प्रिंसिपल सर के सामने में गया था, यानी कि मेरी इज्जत भी दांव पर लगी है और अगर तुम्हारी परसेंटेज कम आई तो इनडायरेक्ट मेरी रेपुटेशन पर बात आएगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, इसलिए तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ रोज 2 घंटे। उसकी बात सुनकर मदीहा उसकी तरफ देखने लगती है। वैसे तो वो अदनान के साथ 1 मिनट नहीं रहना चाहती थी, पर फिलहाल वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी थी क्योंकि अगर घर वालों में से किसी को भी पता चलता तो उसके साथ जो होता उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता था, इसलिए कुछ सोचकर वो कहती है, ठीक है। उसकी बात सुनकर अदनान के चेहरे पर कोई भाव नहीं आते, पर उसकी आंखों में चमक जरूर आ गई थी। इतनी देर से जो वो एक के बाद एक झूठ बोला जा रहा था, अब जाकर उसका मेन मकसद पूरा हुआ था। और वही मदीहा बेचारी, उसने तो उसकी बातों पर ऐसे विश्वास कर लिया था जैसे वह बिल्कुल सच बोल रहा हो, और करे भी क्यों ना, अदनान जैसा इंसान कभी झूठ बोल सकता है ये तो उसने कभी नहीं सोचा होगा। अदनान, ठीक है, कल से शुरू करते हैं, अभी तुम हमेशा की तरह दफा हो सकती हो। उसकी बात सुनकर मदीहा जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर टेबल पर से कप उठाती है और जाने ही वाली होती है, पर अचानक उसका पैर कालीन में फंसता है और वो गिरने ही वाली होती है कि अदनान उसका हाथ पकड़कर उसे एकदम से अपनी तरफ खींचता है और वो सीधा उसके सीने से जा लगती है। इस वक्त हाल कुछ ऐसा था, अदनान सोफे पर बैठा हुआ था और मदीहा पूरी तरह से उस पर झुकी हुई थी, यहाँ तक कि मदीहा के हाथ अदनान ने सीने पर थे। दोनों का चेहरा इतना करीब था कि कोई भी जरा सा और हिलता तो दोनों की नाक टंच हो जाती। मदीहा और अदनान दोनों की धड़कनें तेज हो गई थी, मदीहा की डर और घबराहट के कारण और अदनान की मदीहा की कुर्बत के कारण। अदनान एक टक मदीहा के मासूम से चेहरे को देख रहा था जो बिल्कुल उसके चेहरे के पास था। वहां मदीहा की आंखें डर से बंद थी, पर वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है अदनान को इतने करीब देखकर डरते हुए पीछे होती है। अदनान, जिसका ध्यान उस पर ही था, वो वापस सेंस में उसके दूर जाने से आता है और अपने कोरोरा में आकर कहता है, एक काम भी ठीक से होता है तुमसे? मदीहा डरते हुए, सॉरी, वो बेख्याली में गिर गई। अदनान एक गहरी सांस लेकर लीव। उसकी गुस्से से डर कर वह जल्दी से मग उठाकर वहां से भाग जाती है और अदनान बस उसे ज्यादा देखता रह जाता है। चैप्टर 13, रात के खाने का वक्त। डाइनिंग टेबल पर सभी घर वाले मौजूद थे और बड़े परसुकून से खाना खा रहे थे। तभी रुखसार जी कहती है, इस संडे खान साहब के छोटे बेटे की शादी है। सहीर जी कुछ सोचते हुए, ये तो वही अब्बू के पुराने दोस्त हैं ना, 2 साल पहले इनके बड़े बेटे की शादी हुई थी, तक हम लोग जा नहीं पाए थे, मदीहा की तबीयत खराब थी तब। रुखसार जी, हाँ वही, पिछली बार जा नहीं पाए थे, इसलिए इस पर पूरा परिवार जाएगा, उन्हें बहुत बुरा लगा था लास्ट टाइम। उनकी बात सुनकर मदीहा कुछ सोचते हुए कहती है, दादी यह वही दोस्त है ना दादा जान के जो बहुत सारे गिफ्ट्स लाते थे? रुखसार जी मुस्कुराते हुए, हाँ यह वही है। शिफा जी, अम्मी उनका बड़ा बेटा अदनान से छोटा था, 2 साल तो छोटा, लाला तो और छोटा होगा, अभी से शादी। रुखसार जी, नहीं बहू, शादी की यही उम्र तो होती ही, 25 साल का है उनका छोटा बेटा और बड़े बेटे की तो माशाल्लाह से 2 लड़कियां भी है। फिर थोड़ा मायूस होकर अदनान को देखते हुए कहती है, जो इन सबको बड़ी अदा के साथ इग्नोर करते हुए खाना खा रहा था, अब देखो ना, अदनान ने छोटा है पर शादी भी हो गई और बच्चे भी सही उम्र में, और एक हम हैं इंतजार में कि कब हमारे यहाँ भी कुछ खुशियाँ आएंगी। सभी लोग उनकी बात की डायरेक्शन को बहुत अच्छे से समझ रहे थे कि अब वह क्या कहना चाह रही हैं। नाजिया जी उन्हें सपोर्ट करते हुए, अम्मी अब आप अदनान का भी निकाह पढ़वा दीजिए। रुखसार जी मायूसी के साथ, अरे बहू, मैं तो कब से कह रही हूँ, यही है जो मना कर रहा है कि शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी, पता नहीं वो कौन सा मुहूर्त होगा जब इसके मुंह से हाँ निकलेगी। उनकी बात सुनकर अदनान, जो अभी भी खाना खा रहा था, बिना उनकी तरफ देखे बड़े शांत अंदाज में कहता है, मैंने यह नहीं कहा कि मुझे शादी नहीं करनी, मैंने बस ये कहा है कि अभी नहीं करनी।
रुखसार जी चिढ़कर, बेटा तुम 29 के होने वाले हो और मैं पिछले 5 साल से यही सुनती आ रही हूँ और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि मदीहा की शादी भी हो जाएगी और बच्चे भी हो जाएंगे, पर तेरी बहू नहीं आएगी। उनकी बात सुनकर मदीहा, जो इन सब ड्रामे को इग्नोर कर अपना खाना खा रही थी, एकदम से चौंक सबकी तरह देखती है। यकीनन उसके लिए ये सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो गई थी। वही अदनान भी फाइनली खान की प्लेट से नजरें हटाकर सामने बैठी मदीहा को देखते हुए बड़े अजीब से अंदाज में कहता है, फिक्र मत कीजिए, क्या पता मेरी और मदीहा की शादी और बच्चे साथ में ही हो जाए। उसकी इस बात का मतलब कोई ठीक से समझा नहीं था। सबको लग रहा था कि वो ये कह रहा है कि वो तब शादी करेगा जब मदीहा करेगी शायद, पर मदीहा को न जाने क्यों उसकी बात और नजरिया बड़ा अजीब सा लगा। एक पल को उसकी पूरी बॉडी जैसे कांप गई। रुखसार जी, अरे भाई ये क्या बात हुई, और वैसे भी तू शादी कर लेगा तो उसकी शादी तक एक नया इंसान आ जाएगा मदद कराने के लिए। नाजिया जी, हाँ अदनान अम्मी ठीक कह रही है बेटा, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अदनान अपनी जगह से खड़ा होकर नाजिया जी की तरफ देखकर कहता है, चाची अभी वक्त नहीं आया है और आप चिंता मत कीजिए, मेरी शादी पर तो आप डबल हैप्पी होंगी। इतना कहकर मुझको बिना किसी की परवाह किए वहां से चला जाता है और वही बाकी सब लोग बस उसे देखते रह जाते हैं। ऊपर से उसका रवैया कभी किसी को समझ ही नहीं आता था और ऊपर से उसका गुस्सा, जिससे न चाहते हुए भी सब डरते थे। रुखसार जी परेशान होते हुए, ये लड़का ना किसी दिन मुझे हार्ट अटैक दिलाएगा। शिफा जी, जो स्पीच बिल्कुल खामोश थी, वो मुस्कुराते हुए कहती है, आप लोग कोशिश क्यों करते हैं, आपको पता है वो किसी की बात नहीं मानेगा, इसलिए तो मैंने कहना छोड़ दिया। अब उसे जब शादी करनी होगी, जिससे करनी होगी वही करेगा, हमारी जबरदस्तियां उस पर काम नहीं आने वाली। उनकी बात सुनकर सभी खामोशी से डिनर करने लगते हैं। वहीं मदीहा को अजीब सी बेचैनी होने लगती है। पता नहीं क्यों बार बार उसके जहन में एक ही बात आ रही थी, जब अदनान ने कहा था कि वो उसके साथ ही शादी करेगा। ऐसे ही सब खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। वहीं सोफिया नाजियात जी और शिफात जी की मदद कराने लगती है, पर मदीहा अपने कमरे में आ चुकी थी। उसे बेचैनी अभी भी हो रही थी। वो कुछ सोचकर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है, पर वहां भी उसे जब सुकून नहीं आता तो खुद से ही झुंझलाते हुए कहती है, हद है, ये बात मेरे जहन से निकल क्यों नहीं रही और मुझे बेचैनी क्यों हो रही है। उन्होंने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि वो जब मेरी शादी होगी तभी खुद भी शादी करेंगे, फिर इतना अजीब क्यों लग रहा है मुझे, और यह अनजाना डर किस बात का है। बहुत देर तक भी जब उसका मन शांत नहीं होता तो वो एक किताब उठाकर गार्डन में चली जाती है। जब भी वो परेशान होती थी तो वहीं बैठकर किताबें पढ़ा करती थी, इससे उसे अच्छा लगता था। इधर अदनान अपनी बालकनी में खड़ा किसी क्लाइंट से बात कर रहा था, तभी उसकी नज़र मदीहा पर जाती है, जो पतली सी शोलोडे गार्डन में रखी एक कुर्सी पर सुकड़ कर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। वो अपना फ़ोन काटकर उसे एक टक की मिनट देखता है, फिर वहां से चला जाता है। इधर मदीहा गार्डन में बैठी पूरे फोकस से किताब पढ़ रही थी। उसे नोवेल्स का बहुत शौक था। जब भी वो मासूम या उदास होती कोई रोमांस नोवेल पढ़ने लगती, उसके लिए यह एक थेरेपी की तरफ था। फिलहाल भी उसका ध्यान नोवेल पढ़ने में ही था कि तभी अचानक कोई उसके हाथ से नोवेल ले लेता है। वो गुस्से में उस शख्स की तरफ देखती है तो अदनान को देखकर डरते हुए जल्दी से खड़े होते हुए कहती है, आप यहाँ कुछ चाहिए। अदनान उस नोवेल को पलट कर देखता है तो उसका टाइटल था हर साइलेंट लवर। अदनान वापस मदीहा को देखकर, कभी इतने ध्यान से सिलेब्स की किताबें पढ़ी है। मदीहा, आप यहाँ क्यों आए हैं माँ? मुझे मेरी बुक दीजिए वापस। अदनान बुक अपनी तरफ करते हुए उसकी बात अनसुनी कर कर कहता है, समझ भी आता है क्या लिखा होता इन किताबों में तुम्हारे छोटे से दिमाग को। मदीहा नाराजगी में, आपको मसला क्या है, मुझसे वापस दीजिए मेरी बुक। इतना कहकर वो बुक लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, पर अदनान पहले ही बुक ऊपर कर देता है और शरारती अंदाज में कहता है, लेकर दिखाओ। मदीहा बेचारी उसके कंधे तक तो आती नहीं थी ठीक से। वो उचक उचक कर उसके हाथ से बुक लेने की कोशिश करती है, पर नाकामयाब रह जाती है। अब भाई, कहाँ वो 6 फुट 2 इंच का लंबा चौड़ा शख्स और कहाँ वो 5 फुट 2 इंच की नाजुक सी लड़की। थक हार कर वो झुंझलाते हुए गुस्से में कहती है, आपको प्रॉब्लम क्या है मुझसे? आप ऐसा ही करते हैं, बचपन से मुझे परेशान करते आ रहे हैं और हर चीज़ जो मुझे पसंद आती है वो छीन लेते हैं। उसकी बात सुनकर अदनान हल्का सा उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहता है, तुम्हें पसंद भी तो हर चीज़ आ जाती है और जो पसंद आना चाहिए उसकी तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखती। मदीहा को उसकी कोई बात समझ नहीं आती, पर उसे ऐसे अपने पास देखकर वो उससे थोड़ा दूर होते हुए कहती है, आप ही रख लीजिए और इसे पढ़ लीजिएगा, क्या पता इसे पढ़कर आपको किसी में कुछ इंटरेस्ट आए और दादी और बड़ी मम्मी की ज़रा परेशानी खत्म हो। इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है, तभी अदनान उसका हाथ पकड़कर उसे एकदम से अपनी तरफ खींचता है और वो सीधा उसके सीने से जाकर लगती है। उसके इतने करीब होने से मदीहा उससे दूर होने की कोशिश करने लगती है, पर अदनान की पकड़ मजबूत थी। वो उसके करीब आकर कहता है, तुम इतनी बेवकूफ़ क्यों हो? मदीहा, क्योंकि आप ज़रा ज़्यादा समझदार है, अब छोड़े, मुझे अंदर जाना है। इतना कहकर वो फिर छूटने की कोशिश करने लगती है।
वही अदनान उसकी कमर पकड़कर उसे थोड़ा सा ऊपर उठाता है ज़मीन से और वैसे ही गोद में लिए अंदर जाने लगता है। उसकी यह हरकत देखकर मदीहा उसकी गोद से छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़िए मुझे। अदनान हल्का मुस्कुराते हुए, मन नहीं है। अब तक वो लोग अंदर आ गए थे, हॉल में कोई नहीं था तो उन पर किसी की नज़र नहीं गई। अदनान मदीहा को नीचे उतारकर उसकी बुक से हल्का सा उसके सिर पर मारते हुए कहता है, चलो अब दफ़ा हो अपने कमरे की तरफ या गोद में लेकर छोड़ कर आओ। उसकी बात सुनकर मदीहा जल्दी से वहां से भाग जाती है पर उसकी बुक अदनान के पास ही रह जाती है। चैप्टर 14 अगला दिन। आज संडे था तो सब घर पर थे, बस अदनान नाश्ते के बाद कहीं चला गया था। मदीहा और सोफिया भी फिलहाल कमरे में बैठी थी। आज शाम से अदनान मदीहा को पढ़ाने वाला था, इसलिए वो अभी से ही थोड़े बहुत बेसिक समझने की कोशिश कर रही थी। सोफिया जो बीच बीच में उसे ही देख रही थी पर मदीहा का ध्यान किताबों में ही था, वो थोड़ा इरिटेट होकर किताबें बंद कर कर उससे कहती है, तुम सच में मान गई भाई से पढ़ने के लिए? मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ। मदीहा बिना उसकी तरफ देखे कोई सम सॉल्व करते हुए ही कहती है, तुम्हें लगता है कोई और रास्ता है मेरे पास फिलहाल तुम्हारे उस जल्लाद भाई की बात मानने के अलावा? सोफिया एक गहरी सांस लेकर, जरा शर्म करो, भाई तुम्हारी हेल्प करने की सोच रहे हैं और तुम उनकी बुराई कर रही हो, हद है नाशुक्री की। मदीहा उसकी तरफ देखकर, मैंने कब कहा कि उन्होंने मेरी मदद नहीं की, पर इससे यह बात भी नहीं बदल सकती कि वो एक नंबर के खड़ूस इकड़ू जल्लाद, निर्दय और चंगेज खान है। सोफिया उसकी बात सुनकर ना में सिर हिलाते हुए नागवारी से कहती है, तुम कभी नहीं सुधर सकती, यह जो तुम्हारी जबान मेरे सामने चलती है, कभी भाई के सामने भी उनकी तारीफें कर दिया करो, उनके सामने एक शब्द तक नहीं निकलता तुम्हारे मुंह से। मदीहा बेड पर लेटकर एक गहरी सांस लेकर कहती है, पता नहीं क्यों पर जब वो सामने होते हैं तो जैसे सांस ही रुक जाती है, एक अजीब सी बेचैनी और खौफ आता है उनकी नज़दीकी से, एक अजीब सी हया घबराहट झिझक गैर लेती है मुझे। सोफिया, तुम और तुम्हारी बातें सब डरते हैं भाई से, पर तुम्हारे जितना नहीं। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी किस्मत में भाई के लिए ये डर और घबराहट हमेशा के लिए है। उसकी बात सुनकर मदीहा बेड पर रखा पिलो उठाकर उसे मारते हुए कहती है, अपना मुंह बंद रखो तुम और दोबारा मत कहना ऐसा कुछ। मैं तो अल्लाह से हमेशा दुआ करती हूँ उनसे दूर ही रखे मुझे, वो तो अभी मजबूरी है इसलिए फंसी हूँ मैं। सोफिया, तुम क्यों डरती हो उनसे इतना? मदीहा, पता नहीं बस लगता है डर, जब से होश संभाला है तब से लगता है। ऊपर से उनका मिजाज भी तो ऐसा है, हमेशा गुस्सा करना, डांटना, घूरना, ऊपर से जैसे वो मुझे देखते हैं, उफ अल्लाह, रूह कांपती है मेरी। उसकी बात सुनकर सोफिया कुछ नहीं कहती, उसे कहीं ना कहीं ये तो पता था कि अदनान का बर्ताव बचपन से ही मदीहा के लिए अलग था, ये कोई आज की बात नहीं थी और उस पर मदीहा का ये रिएक्शन कहीं ना कहीं जायज़ था। पर एक सच ये भी था कि वो जितना उससे चिल्लाता या डांटता उतनी ही उसकी ख्वाहिशें पूरी करता। हाँ, पर मदीहा को अभी इन सब के बारे में पता नहीं चलता था। वो अभी बातें ही कर रहे थे कि उम्मीद वहां आकर कहती है, अरे यार आप लोग तो सुबह से यही बैठी है, चले ना जरा नीचे चलते हैं, अम्मी मुमानिया और नानी पुरानी एल्बम देख रही है, मज़ा आएगा। मदीहा वापस बैठकर किताबें देखते हुए, नहीं तुम लोग जाओ, पढ़ना है मैंने अभी। सोफिया उसकी किताबें बंद करते हुए, ठीक है अब चलो भी थोड़ी देर से पढ़ लेना, क्या हो जाएंगे, और वैसे भी सामने अदनान भाई तो पढ़ाएंगे ही, चलो अभी। उसकी बात सुनकर मदीहा कुछ कहती उससे पहले ही उम्मीद हैरानी से कहती है, अदनान भाई पढ़ाएंगे मदीहा बाजी को, और यह मान गई, यह कैसे मुमकिन है? मदीहा बची कुची किताबें बंद करते हुए चिढ़कर, हाँ तो क्या हो गया है, ऐसे कोई मसला नहीं है, पहले भी बोर्ड्स के टाइम पढ़ाया है, फिलहाल चलो वरना मेरा मन बदल जाएगा। उसकी बात सुनकर वो तीनों भी जल्दी से खड़ी हो जाती है और वो लोग नीचे चली जाती है। इधर हॉल में रुखसार जी, शिफा जी, नाजिया जी, जमीला जी सब पुरानी तस्वीरें देख रहे थे। घर के मर्द कभी कभी किसी ज़रूरी मीटिंग के लिए निकल गए थे और रियान कॉलेज प्रोजेक्ट के सिलसिले में किसी दोस्त की तरफ गया हुआ था। मदीना, सोफिया और उम्मीद जैसे ही वहां आती हैं तो रुखसार जी उन तीनों को अपने पास बुला लेती है और तस्वीरें दिखाने लगती हैं। सभी साथ में तस्वीरें देखकर पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। तभी सोफिया, जो सारी तस्वीरों में कुछ ऑब्जर्व कर रही थी, वो कहती है, दादी आपने एक चीज़ नोटिस की, बचपन की इन सारी तस्वीरों में भाई ने सारी तस्वीरें सिर्फ मदीहा के साथ खिंचवाई है, देखिए ना, सब में मदीहा भाई की ही गोद में है। फिर एक फ़ोटो उठाकर कहती है, देखिए इसमें भाई 13 साल के है और मदीहा सिर्फ 3 साल की, और यह वाली देखिए इसमें तो मदीहा सिर्फ 2 साल की है और यहाँ भी भाई की ही गोद में है। उसकी बात सुनकर शिफा जी मुस्कुराते हुए कहती है, बचपन में अदनान किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता था, मदीहा को सारा दिन उसे गोद में लिए रहता था जब वो चल नहीं पाती थी। मदीहा वही बैठी उन सब की बातें सुन रही थी, यकीनन उसे कुछ याद नहीं था, बहुत छोटी थी वो तक, वो अपनी और अदनान की तस्वीरें देख रही थी कि तभी उसे एक तस्वीर दिखी तो उसने उसे उठाकर देखा जिसमें अदनान 3 साल की मदीहा के गाल पर किस कर रहा था और वो खिलखिला रही थी।
उस तस्वीर को देखकर अनजाने में ही मदीहा के गाल लाल हो जाते हैं और उसका गला एकदम सूख जाता है। पता नहीं क्यों उसे बड़ा अजीब लग रहा था उस तस्वीर को देखकर। तभी उसके कानों में सोफिया के हंसने की आवाज़ आती है। वो उसकी तरफ देखती है जो एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए मदीहा से ही कह रही थी, देखो इसमें तुम कितनी फनी लग रही हो और भाई को कैसे घूर रही हो। उस तस्वीर में मदीहा की उम्र यही कुछ 4 साल होगी और उसी के पास 14 साल का अदनान बैठा हुआ था और मदीहा उसे ही घूर रही थी। उसकी 2 अजीब सी चोटियां भी बनी हुई थी जिनमें वो बहुत फनी लग रही थी। शिफा जी उस तस्वीर को देखकर मुस्कुराते हुए, अरे ये तब की तस्वीर है जब मदीहा ने स्कूल जाना शुरू ही किया था। अदनान किसी को उसके बाल हाथ लगाने दे ही नहीं रहा था और उसने खुद ही मदीहा की जबरदस्ती उल्टी सीधी चोटी बनाई थी और उसकी क्लास में सभी बच्चे उस पर खूब हंस रहे थे और घर आकर बहुत रोई थी मदीहा और रूठ भी गई थी अदनान से। ये तब की तस्वीर है। उनकी बात सुनकर सोफिया हंसते हुए तस्वीर को देखकर कहती है, कितनी अजीब लग रही है मदीहा इसमें। उसे ऐसे देख मदीहा उसके हाथ से तस्वीर लेने की कोशिश करते हुए कहती है, इधर दो, तुम इतनी भी अजीब नहीं लग रही मैं। सोफिया तस्वीर लेकर भागते हुए, बेटा अब तो मैं इसे कॉलेज ग्रुप में शेयर करूंगी देखना। उसकी यह बात सुनकर मदीहा भी उसके पीछे भागते हुए गुस्से में कहती है, तुम्हारी तो इधर दो मुझे फोटो वरना छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं। उम्मीद भी उनके स्कूल में शामिल हो गई थी। वो दोनों तस्वीर लेकर भाग रही थी और मदीहा उनके पीछे थी। भागते भागते वो लोग गार्डन में आ जाते हैं। मदीहा गुस्से में, सोफिया वापस करो फोटोग्राफ मुझे वरना। सोफिया पकड़ो और ले लो। मदीहा सोफिया की तरफ भागती कि तब तक सोफिया वो तस्वीर उम्मीद को दे देती है पर मदीहा भी तेज थी। वो बड़ी आसानी से उम्मीद के हाथ से वो तस्वीर लेकर मुस्कुराते हुए कहती है, देखा मुझसे चालाकी ले लिया ना। कहते कहते वो पीछे हो ही रही थी कि वो किसी के सख्त सीने से टकराई और ये देखकर सोफिया और उम्मीद की मुस्कान एकदम गायब हो गई। उनके उड़े हुए चेहरों को देखकर मदीहा को अंदाजा हो गया था कि वो किससे टकराए है। मदीहा हिम्मत कर पलटकर देखती है तो सामने अदनान खड़ा था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसे देखकर मदीहा जल्दी से उससे दूर होने लगती है पर हड़बड़ाहट में उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिरने लगती है। पर वो गिरती इससे पहले ही अदनान उसकी कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वही ये देखकर सोफिया और उम्मीद चुपचाप वहां से खिसक जाते हैं। मदीहा जो अभी भी डर के मारे आंखें बंद करी हुई थी, जब उसे लगता है कि वो नहीं खुली तो वो धीरे धीरे आंखें खोलती है और खुद को अदनान के इतना करीब देखकर दोबारा हड़बड़ाते हुए दूर होती है। उसे ऐसे दूर होता देख अदनान आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हें चलना आता है या नहीं, चलती कम और गिरती ज्यादा हो। मदीहा सिर झुकाकर, वो गलती से पैर मुड़ गया। अदनान उसे कुछ कहने ही वाला था कि उसकी नज़र उसके हाथ से पकड़ी फोटोग्राफर्स पर जाती है। वो उसके हाथ से उन तस्वीरों को लेकर देखता है तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में चमक आ जाती है पर मदीहा बेचारी ये देख नहीं पाए। अदनान वापस कोरिडोर में आते हुए, तुम्हारे पास ये तस्वीरें क्या कर रही है। मदीहा को दादी दिखा रही थी तो सोफिया ने उनसे ले ली और कहने लगी कि मैं बहुत फनी लग रही हूँ इसलिए वो इन फोटोज को कॉलेज ग्रुप में पोस्ट कर देगी। वो मायूसी से इस वक्त अदनान से शिकायत कर रही थी और अदनान भी हाथ बांधे बड़े इत्मीनान से उसकी बातें सुन रही थी। अदनान फोटो को देखते हुए, तो क्या गलत कहा उसने, फनी तो लग रही हो तुम। उसकी बात सुनकर मदीहा चिढ़ते हुए उसे देखकर कहती है, मैं कोई फनी नहीं लग रही और आपने ही मेरे बाल ऐसे अजीब से बनाए थे, बड़ी अम्मी ने बताया मुझे आप बचपन से ही ऐसा करते हैं। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर अदनान थोड़ा सा झुकते हुए उससे कहता है, मैं तस्वीर की बात नहीं कर रहा, तुम अभी भी फनी ही लग रही हो। उसकी बात सुनकर मदीहा चेहरा ऊपर कर कहती है, नहीं फनी नहीं हूं मैं तो बहुत सुंदर हूं, आपको क्या पता सुंदर लड़कियां कैसी होती है। अदनान उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए, मुझे तो तोग्या किसी एंगल से खूबसूरत नहीं लग रही। मदीहा गुस्से में, आप ना देखना, आपको ना इतनी बदसूरत बीवी मिलेगी, तब आपको पता चलेगा खूबसूरत लोग कैसे होते हैं। इतना कहकर वो जाने लगती है पर अदनान उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, पर मुझे तो लगता है कि मेरी वाइफ दुनिया की सबसे खूबसूरत शख्स होगी। मदीहा उससे हाथ छुड़ाकर, फिर वो पागल होगी जो आपसे शादी करेगी। अदनान उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहता, बस अपने हाथ में पका एक पेपर बैग उसकी तरफ बढ़ा देता है। मदीहा नासमझी में उसे बैग को लेकर खोलकर देखती है तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो खुशी से झूमते हुए कहती है, चीज़ केक। फिर बिना अदनान की तरफ देखे खुशी से अपना केक लेकर वहां से चली जाती है और अदनान उसे देखता रह जाता है। चैप्टर 15। मदीहा मुस्कुराते हुए एक लेकर अंदर आती है तो नाजिया जी पूछती है, यह क्या है। मदीहा कुछ कहती उससे पहले ही सोफिया उसके हाथ से बैग लेकर खोलकर देखती है और खुशी से कहती है, चीज़ केक जरूर भाई लेकर आए होंगे। मदीहा वापस उससे बैग छीनकर, तुम्हारे लिए नहीं लाए, मेरे लिए लाए हैं और सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे साथ इसे बांटूंगी।
उसकी बात सुनकर सोफिया मायूसी से कहती है, थोड़ा सा तो दे दो, अकेले खाओगी, इतना सारा मोटी हो जाओगी। मदीहा हल्की नाराजगी में, नहीं बिल्कुल नहीं दूंगी, तुमने मुझे परेशान किया था ना, बस बात खत्म। सोफिया चिढ़ते हुए, तुम वैसे तो भाई की बुराई करती रहती हो और अभी उनके लाए हुए केक पर ऐसे हक जमा रही हो। मदीहा उसकी बात का कोई जवाब दिए बिना आगे बढ़ जाती है। मदीहा और उम्मीद भी उसके पीछे भागते हैं, अब भाई की तो खाना था। इधर नाजिया जी कहती है, अदनान ने बिगा रखा है इसे। शिफा जी हंसते हुए, इन दोनों के बीच ना बोलो तो ही बेहतर है। अदनान का मदीहा की तरफ बिहेवियर हमेशा से अगल था, ना वो उसे भाई कहने देता पर उसकी केयर भी करता, उसके लिए सख्ती भी बरतता, पर जब उसे ज़रूरत हो उसे बिना पता चले मदद भी कर देता। और घर में किसी से भी उसका ये बिहेवियर छिपा नहीं था, कहीं ना कहीं सबसे दिल में उसके इस बिहेवियर का जवाब मौजूद था, बस वो किसी के होठों पर नहीं आ रहा था और उसकी वजह थी उम्र का फासला। अदनान पूरे 11 साल बड़ा था मदीहा से, ऊपर से मदीहा का डर उसके लिए, इसलिए अपने दिल की बातें सब अपने दिल में ही रखते थे। कभी कभी ऐसा होता है, कोई चीज़ जो हमें पता होती है पर हम कह नहीं पाते सामने वाले से ताकि उसे बुरा ना लग जाए, पर हमें यह नहीं पता होता कि सामने वाले के दिल में भी वही चल रहा है। यहाँ पर भी वही हाल था। घर में सब बड़े थे, उम्र का और जिंदगी का तजुर्बा रखते थे। अदनान का बर्ताव उन्हें आज से नहीं शायद सालों पहले से पता था, बस कोई किसी से कुछ कहता नहीं था। इधर मदीहा के कमरे में काफ़ी ज़्यादा लड़ने भिड़ने के बाद और मिन्नतें करने के बाद मदीहा आखिरकार अपना केक बांटने के लिए राज़ी हो गई और उसने सोफिया ने और उम्मीद में मिलकर उस केक को खाया। उसके बाद वो वापस से पढ़ाई में लग गई। ऐसे ही सबने लंच किया, फिर अपने अपने कामों में लग गए। अदनान अपने कमरे में ही रहा। इस बीच शाम का वक्त, मदीहा एक हाथ में किताबें लिए और दूसरे हाथ में काफ़ी का मग पकड़ी अदनान के कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी, पर मसला ये था कि दरवाज़ा कैसे खटखटाए। वह अभी इसी कश्मकश में थी कि तभी अंदर से अदनान की गहरी आवाज़ आए, अंदर आ जाओ। उसकी आवाज़ सुनकर वो एकदम से चौंक जाती है और आसपास सब जगह देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अदनान को कैसे पता कि उसके कमरे के बाहर इतनी देर से खड़ी है। फिर हिम्मत कर अंदर जाती है और सबसे पहले कॉफ़ी टेबल पर रखती है और वही सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। अदनान अपनी फाइल से नज़रें उठाकर एक नज़र कॉफ़ी को देखता है, फिर मदीहा की तरफ देखकर कहता है, बैठो। उसकी मंजूरी मिलते ही मदीहा उससे दूर वाली चेयर पर जाकर बैठ जाती है और उसे इतना दूर बैठा देख अदनान अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए कहता है, वहाँ नहीं, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। ये लाइन उसने अपने बगल में सोफे की तरफ इशारा करते हुए कही थी। मदीहा को पहले तो कुछ झिझक होती है, पर फिर अपनी किताबें लेकर उसके पास थोड़ी दूरी बनाकर बैठ जाती है। अदनान उसके नोट्स देखते हुए कहता है, ये किसके नोट्स चुरा कर लाए हो तुम? मदीहा, किसी के नहीं है, मैंने ही बनाए हैं। अदनान, तुम्हारी हैंडराइटिंग कब से इतनी खूबसूरत होगी? अदनान ने ये सिर्फ उसे चढ़ाने के लिए कहा था, वरना ऐसा नहीं था कि वो आज पहली बार उसे पढ़ रहा है, बल्कि हर बार उसके बोर्ड के टाइम पर वही उसे पढ़ाता था। और बचपन में भी सोफिया मदीहा के मुकाबले बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, इसलिए उसे ज़रूरत नहीं थी किसी के पढ़ने की, पर मदीहा उसे तो पढ़ाई जैसे जहर लगती थी। अदनान उसे बुक की एक इजी सी एक्सरसाइज खोलकर कहता है, इसे सॉल्व करो और अगर कुछ समझ नहीं आए तो पूछना। उसकी बात सुनकर मदीहा जल्दी से हाँ में सिर हिलती है और उसके हाथ से बुक लेकर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगती है। कसने को तो वो बहुत इजी क्वेश्चंस थे, पर मदीहा जिसके सर से सब कुछ ऊपर जाता था उसके लिए वो भी माउंट एवरेस्ट चढ़ने से काम नहीं था। उसका पूरा ध्यान अपने क्वेश्चंस में ही था, वही अदनान, उसका सारा ध्यान उस पर था। पढ़ते वक्त एक लत मदीहा के चेहरे पर आकर उसे बार बार परेशान करने लगती है। वो बार बार अपना सिर झटककर उस लत को हटाने की कोशिश कर रही थी, पर वो लत भी काफ़ी जिद्दी थी। अदनान, जिसका सारा ध्यान मदीहा पर ही था, वो इस तरह उसे परेशान होता देख खुद आगे बढ़कर अपने हाथों से उसकी उस लत को कान के पीछे कर देता है। इस बीच उसकी उंगलियां मदीहा की गालों को छू गुजरती है, जिसे महसूस कर मदीहा हड़बड़ाते हुए उससे ज़रा दूर होती है और अपने आप ही उसके गाल लाल हो जाते हैं। उसे इस तरह घबराता देख अदनान ज़रा गुस्से में कहता है, अपने इन बालों को बांध कर आया करो, अगर संभाले नहीं जाते तो, और ये दुपट्टा ज़रा ठीक से सिर पर लिया करो, समझी? उसकी बात सुनकर मदीहा जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाती है और वापस अपने क्वेश्चन सॉल्व करने लगती है। अदनान भी वापस अपनी फाइल पढ़ने लगता है। वो मदीहा को मज़ीद अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहता था। कुछ देर बाद जब मदीहा के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो वह अपनी नोटबुक अदनान की तरफ बढ़ाती है और अदनान भी उसके हाथ से उसकी नोटबुक लेकर चेक करने लगता है, पर जैसे जैसे उसकी नज़रें नोटबुक की तरफ नीचे बढ़ रही थी उसकी आंखें छोटी होती जा रही थी। गुस्से में वो अपने हाथ में पकड़ी पेंसिल मदीहा के सिर पर हल्की सी मारते हुए कहता है, क्या है ये, तुम्हें तो बेसिक डायमेंशन भी नहीं आते, एक क्वेश्चन सही नहीं किया तुमने। मदीहा मायूसी से अपना सिर सहलाते हुए, तो आप मार क्यों रहे हैं? अगर सब कुछ आता होता तो आपके पास पढ़ने थोड़ी ना आती मैं। अदनान उसे घूरते हुए, अभी तुम्हें ठीक से मारा कहाँ है? मैंने किसी 12th क्लास के बच्चे को भी आता होगा इतना, तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो?
मदीहा चिढ़कर, अगर आपको मुझे पढ़ाना है तो पढ़ा दीजिए, वरना मैं अजहर भाई से कह दूंगी, मुझे वो पढ़ा देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर अदनान उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है, खबरदार, अगर जो तुम किसी और के पास गई तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं। मदीहा, आप इतना गुस्सा क्यों करते रहते हैं, हर दफा प्यार से भी तो बात कर सकते हैं ना। अदनान, प्यार से कभी कुछ समझ आता है तुम्हें? कोई बात तो छोड़ो, तुम्हें तो किसी का प्यार तक समझ नहीं आता, बेवकूफ़ जो हो तुम। मदीहा नासमझी में, मतलब? अदनान, कुछ नहीं, इधर आओ, देखो कैसे सॉल्व करना है इसे, एक ही बार बताऊंगा मैं, उसके बाद गलत हुआ तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो उसे सारे क्वेश्चन समझाने लगता है और इस बार मदीहा भी बड़े कंसंट्रेशन के साथ सब कुछ सुन और समझ रही थी। सब कुछ समझने के बाद अदनान उसे कुछ और क्वेश्चंस देता है तो वो पूरे ध्यान से उन्हें सॉल्व करने लगती है। थोड़ी देर बाद मदीहा जब उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर अदनान को दिखाती है, इस बार उसने कम गलतियां की थी पर फिर भी गलतियां तो थी। अदनान एक गहरी सांस लेकर, तुम्हारा दिमाग तो वाकई में बहुत छोटा है, इतना समझाने के बाद भी आधे से ज्यादा तो गलत ही किया है। मदीहा, सबको सीखने में टाइम लगता है और कोई परफेक्ट नहीं होता, आप भले ही इन सब में अच्छे हैं पर आप भी बहुत चीज़ों में बुरे हैं। उसकी बात सुनकर अदनान उसे घूरते हुए कहता है, अच्छा किस चीज़ में बुरा हूँ मैं? मदीहा कुछ सोचकर, आप है, देखिए दादी और बड़ी अम्मी कब से आपसे कह रही है शादी करने के लिए पर आप मान ही नहीं रहे, आपको नहीं लगता कि आपको शादी कर लेनी चाहिए ताकि उनकी परेशानी कुछ कम हो और बड़ी मम्मी को भी एक बहू मिल जाएगी जो उनकी हेल्प करेगी। इस वक्त वो अदनान को किसी दादी अम्मा की तरह समझा रही थी। वहीं अदनान उसकी बातें सुनकर उसे घूरते हुए कहता है, क्या गारंटी है कि जिस लड़की से मैं शादी करूंगा वो इतनी समझदार हो कि सब कुछ संभाल पाए, क्या पता वो एक नंबर की बेवकूफ़ हो। मदीहा, तो फिर आप किसी और से शादी कर लेना ना, जो समझदार हो, खूबसूरत हो, ज़हीन हो। अदनान, पर अगर मुझे पहले से ही पता हो कि मुझे किस लड़की से शादी करनी है और वो लड़की एक नंबर की बेवकूफ़ हो तो मैं क्या करूं? मदीहा कुछ सोचकर, अरे पर आपको एक बेवकूफ़ सी लड़की से शादी क्यों करनी है, किसी समझदार से करिए ना, और अगर आपको फिर भी इस लड़की से शादी करनी हो तो चिंता मत कीजिए, वो अपने आप समझ जाएगी और एक दिन इंटेलिजेंट भी बन जाएगी। अदनान उसकी बात सुनकर खुद से कहता है, हम भी इसी उम्मीद में जी रहे हैं। मदीहा, जिसे कुछ सुनाई नहीं दिया था, वो कहती है, आपने कुछ कहा, मैंने सुना नहीं। अदनान, मैंने कहा कि आज के लिए इतना काफ़ी है, अब तुम। मदीहा उसकी बात बीच में काटते हुए, अब मैं दफ़ा हो जाऊं। उसकी इस हरकत पर वो उसे घूरकर देखकर पर मदीहा बिना उस पर ध्यान दिए अपनी किताबें समेटकर वहां से भाग जाती है और उसके जाने के बाद अदनान खुद से कहता है, ये लड़की इतनी बेवकूफ़ क्यों है। चैप्टर 16 दूसरे दिन। आज मदीहा और सोफिया जल्दी ही निकल गए थे कॉलेज के लिए। मदीहा ने तो नाश्ता तक नहीं किया था जल्दी जल्दी में, क्योंकि आज उनकी कोई इंपॉर्टेंट क्लास जो थी। अदनान भी सुबह से ही गायब, ना नाश्ते की टेबल पर भी वो मौजूद नहीं था। कॉलेज पहुंचकर अपनी इम्पोर्टेंट क्लास अटेंड करने के बाद मदीहा, सोफिया और यास्मीन गार्डन में बैठी थी। सोफिया कुछ परेशान सी बार बार अपने फ़ोन को देख रही थी और उसे ऐसे परेशान देखकर मदीहा, जो सब नोटिस कर रही थी, बोलती है, क्या हो गया है, तुम्हारे बैंक में कोई 10-20 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर रहा है क्या, जो बार बार नोटिफिकेशन का इंतजार कर रही हूँ? सोफिया हकलाते हुए, न नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। यास्मीन उसे घूरते हुए, ज्यादा बनो मत, बता भी दो, वैसे भी हम तीनों के बीच कोई सीक्रेट नहीं रहता। उसकी बात सुनकर मदीहा भी हाँ में सिर हिलाती है तो सोफिया एक गहरी सांस लेकर करती है, वो अजहर जी ने मुझे कॉफ़ी देने के लिए पूछा है। इतना कहकर वो शर्म से सिर झुका देती है। वही उसे ऐसे देखकर मदीहा मजीद उसे सताते हुए कहती है, क्या अगर घर में किसी को पता चला तो? अरे माना कि तुम दोनों की बात पक्की हो गई है, पर हद है बेशर्मी की, और हमारे खानदान में ऐसे अकेले नहीं मिलते लड़के लड़कियां। उसने ये सब इतने सीरियस तरीके से कहा था कि सोफिया भी मासूम हो जाती है। तभी मदीहा मुस्कुराते हुए कहती है, पर अगर किसी को पता नहीं चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी बात सुनकर सोफिया सिर उठाकर उसे देखती है तो उसे मुस्कुराते हुए एक सुकून की सांस लेकर कहती है, या अल्लाह, डरा दिया था तुमने। मदीहा मुस्कुराते हुए, अरे पागल, तुम तो किसी का कत्ल भी कर दो तो मैं तुम्हारी मदद डेड बॉडी छुपाने में ही करूंगी, ना कि तुम्हें पकड़ाने में। फिर उसके गले लगते हुए कहती है, वी आर पार्टनर्स बेबी दिल। उन दोनों को ऐसे देखकर यास्मीन मुस्कुराते हुए कहती है, तुम दोनों को देखकर लगता है काश मेरी भी कोई बहन होती, तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करती हो, एक दूसरे के लिए हमेशा खड़ी रहती हो। आई विश आई कुड हैव अ सिस्टर यार। उसकी बात सुनकर दोनों मुस्कुराते हैं, फिर उसे भी साथ में गले लगा लेते हैं और सोफिया कहती है, साथ तो हम तुम्हारे भी खड़े रहते हैं और प्यार तो तुमसे भी करते हैं, बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे अलावा किसी को दोस्त नहीं बनाया हमने, तुम किसी बहन से कम हो क्या? मदीहा, और नहीं तो क्या। यास्मीन, अच्छा अच्छा ठीक है, फिलहाल हमें ये सोचना है कि सोफिया को उसके वुड बी हस्बैंड के साथ डेट कर कैसे भेजें।
मदीहा कुछ सोचकर, अरे सिंपल है, मुझे पता है क्या करना है। सोफिया और यास्मीन साथ में क्या करना है? मदीहा सिंपल, तुम कॉलेज खत्म होने के बाद बड़ी अम्मी को कॉल कर कर कह देना कि तुम यास्मीन के घर कुछ किताबें लेने जा रही हो और मैं घर चली जाऊंगी। सिंपल। यास्मीन, हाँ अच्छा आइडिया है। सोफिया डरते हुए, पर घर पर पता चला तो? मदीहा, अरे यार उन्हें बताएगा ही कौन, सो चिल। उन दोनों के समझाने पर आखिरकार सोफिया भी मान ही जाती है, क्योंकि कई दिनों से वो अजहर को किसी न किसी बहाने टालते आ रही थी, पर अब उसे भी लगता है कि कम से कम उसे कुछ वक्त तो उसके साथ गुजारना चाहिए। कल को जाकर उनकी शादी होने वाली है, वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं। ऐसे ही पूरी क्लासेस खत्म हो जाती है और कॉलेज खत्म हो जाता है तो सोफिया शिफा जी को कॉल करती है और उनके फ़ोन पिक होते ही कहती है, अम्मी मुझे आने में देर हो जाएगी, यास्मीन की तरफ जा रही हूँ, कुछ किताबें लेनी थी उससे। उसकी बात सुनकर शिफा जी कहती है, ठीक है, मदीहा भी जा रही है ना साथ में। नेटवर्क के कारण सोफिया को ठीक है तो सुनाई दे गया था, पर वो उससे आगे नहीं सुन पाए और बिना सोचे ही कहती है, हाँ अम्मी, घर पहुंचकर बात करती हूँ। इतना कहकर वो फ़ोन काट देती है और मदीहा से कहती है, अब तुम घर चली जाना आराम से। मदीहा, मुझे लाइब्रेरी में कुछ काम है, थोड़ी देर में चली जाऊंगी, तुम जाओ। उसकी बात सुनकर सोफिया उसे ध्यान रखने का कहकर चली जाती है और यास्मीन भी अपने घर की तरफ निकल जाती है। इधर अदनान के ऑफिस में, वेस्ट दिल्ली में बनी एक बड़ी सी बिल्डिंग जहां उसका ऑफिस था, उसके अंदर कई सारे जूनियर लोअर भी प्रैक्टिस कर रहे थे। वो अपने केबिन में बैठा बड़े ध्यान से कोई फाइल स्टडी कर रहा था, तभी उसके केबिन का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आता है और उसके सामने वाली सीट पर बैठकर मुस्कुराते हुए कहता है, हेलो ब्रदर। यह आवाज़ सुनकर अदनान नज़र उठाकर देखता है तो उसके सामने वाली सीट पर एक करीब 26-27 साल का थोड़ा हैंडसम और बहुत ज़्यादा क्यूट लड़का बैठा हुआ था, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। ये है कबीर अहमद, अदनान के बेस्ट फ्रेंड, बेहद शांत और सुलझे हुए इंसान है। इन्हें अदनान के बारे में सब पता रहता है। कबीर, और क्या हाल चाल? अदनान बिना उस पर ध्यान दिए वापस फाइल पढ़ते हुए, कोई काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास जो मुंह उठाए यहाँ आ जाते हो? कबीर चिढ़कर, हद है बेटा, न्यूरोलॉजिस्ट हूँ मैं, बहुत काम होता है मेरे पास। वो तो तुझसे बहुत दिनों से बात नहीं की तो सोचा आप जाऊँ। अजहर ने भी बताया कि आज तू जल्दी ऑफिस आ गया था। अदनान, मिल लिए, अब जाओ यहाँ से। कबीर, अबे हद है यार, कुछ तो इज्जत कर लिया कर। अदनान फाइल बंद कर कर रखते हुए उसे घूर कर, तुम लायक हो इज्जत के। उसके टोन पर पहले तो कबीर चिढ़ जाता है, पर फिर कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए कहता है, सही है, तुम हम कभी दिखते हैं, तुम्हें तो बस तुम्हारी मदीहा दिखती है। उसने इतना कहा ही था कि अदनान गुस्से में टेबल पर रखा पेपरवेट उठाकर उसकी तरफ फेंकता। वो तो कबीर के रिफ्लेक्स अच्छे थे, इसलिए वो जल्दी से छुप गया। अदनान गुस्से में, पहले भी कहा है, दोबारा कह रहा हूँ, अपनी ज़बान से उसका नाम दोबारा मत लेना, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे इकलौते दोस्त का कत्ल मेरे हाथों हो। उसकी बात सुनकर कबीर एकदम डर गया था, पर जल्दी ही उसने खुद को नॉर्मल किया। उसके लिए यह पहली बार नहीं था, फिर भी वो ज़रा शांत अंदाज में कहता है, अदनान सिर्फ नाम लिया था मैंने, हद है पॉसेसिवनेस की। अदनान गुस्से में, मुझे नहीं पसंद उसका नाम किसी और मर्द के मुंह से। कबीर एक गहरी सांस लेकर, भाई छोटी बहन जैसी है मेरी वो, अब तेरा ज्यादा हो रहा है। अदनान, बहन के अलावा कुछ और हो भी नहीं सकती वो तुम्हारी। उसकी बातें सुनकर कबीर बिल्कुल पागल हो गया था, इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा, वैसे मैंने सुना है कोई ब्लास्ट व्लास्ट कर दिया है उसने अपने कॉलेज में। अदनान, जहां वो हो वहां धमाके ना हो, यह मुमकिन नहीं। उसकी बात सुनकर कबीर भी मुस्कुराते हुए कहता है, सही कहा, खैर शाम में मिलते हैं, तुम्हें और अजहर बहुत दिन से साथ नहीं बैठे और तू मना नहीं करेगा। अदनान, शाम को मुझे कपकेक को पढ़ाना है, रात में देखते हैं। उसकी बात सुनकर कबीर भी रात के लिए हामी देकर निकल जाता है। दरअसल अदनान, कबीर और अजहर की काफ़ी पत्ती थी। इधर कॉलेज लाइब्रेरी में सोफिया को गए हुए 1 घंटा हो गया था और मदीहा यही लाइब्रेरी में बिल्कुल लास्ट शेल्फ के पास ज़मीन पर बैठी कोई रोमांस बुक पढ़ रही थी। वो उसमें इतना खो गई थी कि उसे याद ही नहीं रहा कि घर जाना है, और घर से भी कोई कॉल नहीं आया, क्योंकि शिफा जी को लगा मदीहा भी सोफिया के साथ गई होगी। मदीहा बिल्कुल लास्ट में शेल्फ के पीछे छिपकर बैठी थी, इसलिए किसी को दिखाई भी नहीं दी। बुक पढ़ते पढ़ते ही उसे पता ही चला कि उसे कब नींद आ गई और वो गहरी नींद के आगोश में चली गई। करीब 3 घंटे बाद शाम 6 बजे जब कॉलेज लाइब्रेरी बंद होने का टाइम आया, तब गार्ड अंदर आया और उसने सभी बच्चों को बाहर निकाला, पर मदीहा जो अभी भी गहरी नींद में थी उसे कुछ पता ही नहीं चला। ऊपर से वो जिस जगह बैठी थी वहां कोई था भी नहीं और गार्ड की भी नज़र उस पर नहीं गई। सब बच्चों के जाने के बाद गार्ड भी लाइट बंद कर कर लाइब्रेरी के बड़े से दरवाजे को बंद कर कर बाहर से ताला लगाकर चला गया, इस बात से बेखबर कि किसी की जान अंदर ही बंद रह गई है। इधर शाम 7 बजे सोफिया और अजहर जब घर आई तो सब हॉल में बैठे थे, सिवाय अदनान के, वो घर पर नहीं था।
उन्हें साथ आता देख रुखसार जी पूछती है, अरे बेटा तुम तो यास्मीन के घर गई थी ना, फिर अजहर के साथ? सोफिया पहले ही इस सवाल के लिए प्रिपेयर थी, इसलिए वो तुरंत बोलती है, दादी वो कोई कैब नहीं मिल रहा था और रास्ते में मुझे यहाँ मिल गए तो इनके साथ आ गई। उसकी बात सुनकर सबको सुकून मिला। वही शिफा जी जो दरवाजे को देख रही थी सोफिया से पूछती है, सोफिया बेटा मदीहा कहाँ है, बाहर गार्डन में रुक गई क्या? उनका सवाल सुनकर सोफिया जो पानी पी रही थी उसके हाथ वहीं रुक गए। वो शौक होते हुए कहती है, मदीहा मेरे साथ कैसे हो सकती है, वो तो कॉलेज से सीधा घर आ गई होगी ना, वो मेरे साथ नहीं थी। उसकी बात सुनकर नाजिया जी परेशान होते हुए कहती है, तुम्हारे साथ नहीं थी मतलब वो तो घर पर नहीं है। उनकी बात सुनकर सोफिया को भी एक शौक लगता है। वही उम्मीद जल्दी से कहती है, मैं एक बार मदीहा बाजी के कमरे में देखकर आती हूँ, शायद हमें पता ना चला हो और वो आ गई हो। सब उसकी बात पर सहमति जताते हैं तो वो मदीहा के कमरे में जाती है, पर थोड़ी देर में घबराते हुए नीचे आकर कहती है, बाजी नहीं है कमरे में। जमाल जी, या अल्लाह कहाँ होगी मेरी बच्ची? सहीर जी, वैसे तो कहीं नहीं जाती वो सोफिया, अपनी सारी दोस्तों को फ़ोन करो, क्या पता कहीं चली गई हो, और रियन तुम ज़रा बाहर जाकर पता करो कॉलेज के रास्ते पर। उनकी बात सुनकर सोफिया सबको फ़ोन लगाने लगती है और रियान घबराते हुए बाहर चला जाता है, अजहर भी उसके पीछे जाता है। नाजिया जी परेशान होते हुए सोफे पर बैठकर, आने दो इस लड़की को, आज मैंने पेन नहीं तोड़े इसके तो, कहना बिना बताए ऐसे कैसे कहीं जा सकती है? जमीला जी, भाभी परेशान मत होइए, वो ऐसे कहीं नहीं जाती और अकेले तो बिल्कुल नहीं। जमाल जी, वही तो डर है, बहुत मासूम है वो, पता नहीं कहाँ होगी। सहीर जी, जमाल परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा, हमारी मदीहा को ज़रूरत पड़ी तो एसपी डीएसपी सबको कुर्सियों पर से उठवा देंगे, फिक्र ना करो। सोफिया घबराकर, मैंने सारी दोस्तों को फ़ोन लगाकर देख लिया है, मदीहा कहीं भी नहीं है। शिफा जी गुस्से में सोफिया को देखकर, तुमने तो कहा था वो तुम्हारे साथ है। सोफिया, नहीं अम्मा, शायद नेटवर्क के कारण आपको लगा होगा, वरना मदीहा मेरे साथ नहीं गई थी। उसकी बात सुनकर सब परेशान होने लगते हैं। तभी घर के बाहर अदनान की कार रुकती है। जारी है, क्या होगा जब अदनान को पता चलेगा मदीहा गायब है? क्या वो मदीहा को ढूंढ लेगा? चैप्टर 17। अदनान की कार हवेली के बाहर आकर रुकी। आज किसी काम की वजह से उसे लेट हो गया था। वो अंदर आया तो सभी हॉल में मौजूद थे, पर वहां का माहौल काफी अजीब था। सोफिया एक तरफ खड़ी रो रही थी, जमाल जी सोफे पर सिर पकड़े बैठे थे, नाजिया जी की आंखें भी नम थी और सभी परेशान लग रहे थे। वो अंदर आकर एक नज़र घर का मुआयना करता है, पर जिसकी तलाश थी वो कहीं नहीं दिखती। वो शिफा जी से पूछता है, अम्मी व्हाट्स हैपेंड? उसकी आवाज़ सुनकर सबका ध्यान उस पर जाता है और उसे वहां देखकर सब और घबरा जाते हैं। शिफा जी उसे कोई जवाब न देकर रुखसार जी की तरफ देखती है तो रुखसार जी एक गहरी सांस लेकर कहती है, बेटा वो मदीहा नहीं, मिल नहीं है। उनकी बात सुनकर अदनान के चेहरे की एक्सप्रेशन से एकदम से चेंज होते हैं। अभी तक जो वो शांत लग रहा था, अब उसके चेहरे पर डर, घबराहट, गुस्सा सब एक साथ दिखाई दिया जा सकता था। वो एक बार कंफर्म करने के लिए दोबारा पूछता है, क्या कहा आपने? शिफा जी, बेटा मदीहा मिल नहीं रही है, वो कॉलेज से वापस नहीं आए अभी तक। अदनान गुस्से में चीखते हुए, मिल नहीं रही से क्या मतलब आपका? वो कहीं नहीं जाती बिना इजाज़त, और आप लोगों ने मुझे एक खतिला करना ज़रूरी नहीं समझा? शाम के 7 बज रहे हैं, वो गायब है और आप सब यहाँ बैठे हुए हैं। सहीर जी उसे शांत करते हुए, ऐसा नहीं है अदनान, हमें भी अभी पता चला। उनकी बात सुनकर अदनान कुछ कहता उससे पहले ही सोफिया कहती है, भाई मेरी गलती है, दरअसल मैं मदीहा को अकेले कॉलेज से घर आने के लिए कहकर यास्मीन के पास चली गई थी कुछ किताबों के लिए। मुझे लगा था वो अपने आप आ जाएगी, पर मुझे नहीं पता था कि वो। इससे आगे वह कुछ नहीं कह पाए और रोने लगती है। वही उसकी बात सुनकर अदनान गुस्से में कहता है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें अच्छे से पता है कि वो कितनी ज़्यादा केयरलेस है। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी पर उसे कॉलेज भेजता हूँ, घर में 4 कदम तो ठीक से वो चल नहीं पाती और तुम उसे अकेले कैसे छोड़कर आ सकती हो? मुझे तुमसे तो यह उम्मीद कम से कम बिल्कुल नहीं थी सोफिया। सोफिया सिसकते हुए आई एम सॉरी भाई, मैंने उसे अच्छे से समझाया था कि वो घर पर वक्त पर पहुँच जाए। सोफिया ने अभी इतना कहा ही था कि तब तक रियान और अजहर भी वहां आ जाते हैं। उन्हें आता देख सहीर जी परेशान होते हुए पूछते हैं, तुम लोग अकेले क्यों आए हो? कुछ पता चला मदीहा का? कहाँ है वो? रियान परेशान होकर, नहीं अब्बू, मैंने सब जगह देख लिया, कॉलेज से घर तक का रास्ता अच्छे से छान मारा, कॉलेज में भी पता किया, पर वहां के गार्ड ने कह दिया कि कॉलेज तो 5 बजे बंद हो चुका था। उसकी बात सुनकर सब और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। नाजिया जी का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, यही कुछ हाल सोफिया का भी था। उसे लग रहा था कि सब कुछ उसकी गलती है, उसे मदीहा की बात मानकर उसे अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अदनान के अंदर क्या चल रहा था इससे सब बेखबर थे, किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके दिमाग में, उसके जहन में और उसके अंदर क्या तूफान आया हुआ है। अदनान तेजी से गुस्से में बाहर जाने लगता है तो अजहर भी उसके पीछे दौड़ता है। उसे कहीं ना कहीं अंदाजा था अदनान के हाल का।
रियान भी पीछे जाता है तो अजहर उसे रोककर कहता है, तुम यहीं रुको, अगर वह वापस आए तो हमें बताना, किसी का घर पर रुकना भी जरूरी है। इतना कहकर वो तेजी से बाहर की तरफ चला जाता है। इधर अदनान अपनी कार में बैठकर कार स्टार्ट ही करने वाला था कि असर जल्दी से उसके बगल वाली पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। अदनान उसे बिना कोई जवाब दिए तेजी से गाड़ी स्टार्ट करता है। उन लोगों की कार कॉलेज के रास्ते जा रही थी। अदनान इतनी तेज ड्राइव कर रहा था कि जैसे गाड़ी चल नहीं रही हो बल्कि उड़ रही हो, और वक्त बीतने के साथ उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था। उसे इतने गुस्से में देखकर अजहर उसे शांत करने के हवाले से कहता है, भाई आप शांत हो जाए, वो मिल जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा। अदनान गुस्से में अपनी सख्त आवाज में कहता है, मिलना तो उसे पड़ेगा और तुम दुआ करो कि उसे एक खरोच भी ना आए हो अपनी गैर जिम्मेदारी की वजह से, वरना उसके साथ में क्या करूंगा इसका अंदाजा मुझे भी नहीं है। अजहर को उसका गुस्सा अच्छे से समझ आ रहा था। वो दोबारा कहता है, भाई वो इतनी गैर जिम्मेदार नहीं है, हमेशा सीधे कॉलेज से घर आती है, कभी बिना इजाजत के कहीं नहीं जाती, आप जानते हैं अच्छी तरह से, उसे तो बाहर जाने में भी डर लगता है, जरूर कोई गड़बड़ हुई होगी। अदनान गुस्से में दांत भींचकर कहता है, मैं उसकी फितरत और हरकतों से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ अजहर, जो तुम नहीं हो। मदीहा सिद्दीकी मुसीबतों के पास नहीं जाती, पर उसकी हरकतें मुसीबतों को अपने आप उसकी तरफ बुला लेती हैं। एंड आई एम 100% श्योर अभी भी उसी ने कोई स्टूपिड हरकत की होगी, बस एक बार मिले मुझे, यह इसे बताता हूँ मैं अच्छे से। उसकी आवाज़ में एक सख्ती और फिक्र दोनों साथ में था। उसे ऐसे गुस्से में देखकर अजहर खुद से कहता है, मदीहा उम्मीद करता हूँ तुमने कोई नया कांड नहीं किया होगा, वरना इस बार तुम्हें भाई के हाथों हलाल होने से कोई नहीं बचा सकता, बस दुआ है तुम ठीक हो। इधर कॉलेज लाइब्रेरी में मदीहा जो इतने घंटों से सो रही थी, फाइनली उसकी आंख खुलती है। वो धीरे धीरे आंखें खोलती है और अपने हाथ हवा में कर एक अंगड़ाई लेते हुए कहती है, वाह क्या नींद आई। तभी उसे कुछ अजीब लगता है। वो जल्दी से आंखें खोलकर आसपास देखती हैं तो चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। मदीहा, घर में लाइट नहीं है क्या, अंधेरा क्यों है इतना। वो उठने ही वाली होती है कि उसका ध्यान उसके हाथ में पकड़ी किताब पर गया जिसे वो पढ़ रही थी, और उसे देखते ही उसे धीरे धीरे सब याद आने लगता है और वो एकदम से जोर से चीखते हुए कहती है, ओ शिट, यह मैंने क्या कर दिया, मैं यहाँ पर कैसे सो सकती हूँ, और किसी को मैं दिखाई नहीं दी क्या। घर पर तो सब परेशान हो रहे होंगे, आज तो मुझे सूली पर चढ़ा देंगे सब, या अल्लाह। ये सब कहते हुए वह बगल में रखे अपने बैग में से अपना मोबाइल ढूंढ कर निकलती है, पर उसकी बदकिस्मती वो चार्ज न होने के कारण स्विच ऑफ पड़ा था। मोबाइल को स्विच ऑफ देखकर वो अपने माथा पीटते हुए गुस्से में कहती है, ये लो मुझसे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कोई काम कभी ठीक से कर सकती हूँ मैं क्या फ़ायदा इस फ़ोन का जब मैं इसे चार्ज नहीं कर सकती तो। अब क्या करूँ, यहाँ तो चारों तरफ अंधेरा है। यही सब कहते हुए वो उठकर चारों तरफ देखती है तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी और इस वक्त पूरी लाइब्रेरी में एक अजीब सी खामोशी और अंधेरा छाया हुआ था। वहाँ पर कोई भी नॉर्मल इंसान भी डर जाए तो फिर मदीहा तो फिर भी एक डरपोक थी। उसे अचानक से रियलाइज़ होता है कि वहाँ कोई रास्ता नहीं है और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम भी हो रही थी। ऊपर से उसने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था जिसके कारण अब उसे चक्कर आने लगते हैं, पर वो जैसे तैसे खुद को संभाल कर आगे बढ़ने लगती है और लाइब्रेरी के दरवाजे के पास पहुंचकर उसे जोर जोर से पीटते हुए चिल्लाने लगती है, कोई है, कोई है, दरवाज़ा खोलो, मैं यहाँ अंदर बंद हो गई हूँ, कोई है, किसी को मेरी आवाज़ आ रही है, मैंने कहा दरवाज़ा खोलो, हेल्प हेल्प हेल्प। पर किसी को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी, और देती भी कैसी, वहाँ कोई नहीं था, केवल कॉलेज के मेन गेट पर एक गार्ड मौजूद था और उस तक आवाज़ जाना नामुमकिन था। अब मदीहा का डर और घबराहट और बढ़ने लगी और वो पैनिक करने लगी थी, उसकी सांसें उखड़ रही थी। इधर कॉलेज गेट पर अदनान की कार रुकी और नीचे कदम रखते ही उसे एक एहसास हुआ जिससे उसकी आंखें बंद हो गई, पर फिर वो जल्दी से आंखें खोलकर मेन गेट की तरफ बढ़ता है। अजहर उसके पीछे था। अदनान गार्ड के पास पहुंचकर कुछ पूछता, उससे पहले ही गार्ड की नज़र अजहर पर पड़ती है और वो उसे पहचान लेता है। अभी थोड़ी देर पहले वो पूछकर गया था मदीहा का। उसे देखकर गार्ड जरा चिढ़कर कहता है, अरे साहब आप फिर आ गए, मैंने बोला ना आपकी बहन इधर नहीं है, देखिए आजकल की लड़कियों के चाल चलन वैसे ही अच्छे नहीं है, क्या पता अपने किसी बॉयफ्रेंड। वो इतना ही कह पाया था कि अदनान उसका कॉलर पकड़कर उसे हवा में 2 इंच उठाकर गुस्से में कहता है, खबरदार जो उसके बारे में कुछ कहा तो जान से मार दूंगा, समझा। गार्ड की तो जैसे सांस ही नहीं आ रही थी, वो जोर जोर से खांसने लगता है। वही उसकी ऐसी हालत देखकर अजहर अदनान को उस गार्ड से अलग करने की कोशिश करते हुए कहता है, भाई अभी मदीहा को ढूंढना ज्यादा जरूरी है, प्लीज इसे छोड़िए।
मदीहा का नाम सुनकर अदनान एक झटके में उस गार्ड को छोड़ता है, जिससे वो गार्ड संभल नहीं पाता और सीधा नीचे गिरता है और जोर जोर से खांसते हुए खुद को नॉर्मल करने लगता है। चैप्टर 18। अजहर के कहने पर अदनान गार्ड को छोड़ देता है, पर उसके छोड़ते ही गार्ड एकदम जमीन पर गिर गया था। उसकी हालत बहुत खराब थी, वो बार बार खांस रहा था। उसे ऐसे देखकर अदनान को और चिढ़ हो रही थी और उसके एक्सप्रेशन समझते हुए अजहर जल्दी से गार्ड को खड़ा करता है और वही रखी पानी की बोतल से पानी पिलाकर नॉर्मल करता है। वैसे तो 1 मिनट के लिए भी अदनान ने उसकी गर्दन नहीं पकड़ी थी, पर बेचारे की हालत ऐसी हो गई थी। उस गार्ड के नॉर्मल होने के बाद अजहर पूछता है, देखो एक बार दोबारा याद कर बताओ, क्या तुमने देखा है इस लड़की को अपने फोन में मदीहा की तस्वीर दिखाकर? गार्ड घबराते हुए, नहीं साहब, इतने हजारों बच्चे आते हैं साहब, आप बताओ मैं कैसे याद रखूंगा, पर कोई कॉलेज में नहीं है, मैंने खुद अच्छे से चेक कर बंद किया था। अदनान जो अभी तक सब सुन रहा था अपनी गहरी आवाज में कहता है, ओपन द डोर, मैं खुद ढूंढ लूंगा उसे। उसकी बात सुनकर गार्ड घबराते हुए कहता है, पर सर वो यहाँ। वो अभी इतना ही कह पाया था कि उसके कानों में अदनान की तेज खतरनाक आवाज आई, मैंने कहा ओपन द डोर, वरना तुम्हारे साथ में क्या करूंगा मुझे नहीं पता। उसकी आवाज सुनकर गार्ड अंदर तक कांप गया और वो जल्दी से कांपते हाथों के साथ मेन डोर खोलता है और अदनान तेजी से अंदर जाता है। अजहर और गार्ड भी उसके पीछे थे, वो सब हर जगह मदीहा को ढूंढने लगते हैं। इधर लाइब्रेरी में मदीहा बड़ी मुश्किल से खुद को बेहोश होने से रोक रही थी, पर उसका डर घबराहट अब उस पर हावी हो रही थी। वो परेशान सी यहाँ वहाँ देख रही थी, तभी उसकी नज़र वही बनी एक खिड़की पर जाती है। वो उसके पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करती है, पर वो जाम थी। कुछ सोचकर वो वही रखी एक कुर्सी उठाकर पूरी ताकत से खिड़की खोलने की कोशिश करती है, पर खिड़की बहुत मजबूत थी और मदीहा में भी ताकत नहीं। अब उसका सब्र जवाब दे गया था, वो जोर जोर से रोने लगती है। मदीहा रोते हुए, अम्मी मुझे कोई तो निकालो, क्या सब मुझे भूल गए हैं? क्या मैं अब मरने वाली हूँ? अभी तो मेरी बुक भी पब्लिश नहीं हुई, मुझे अम्मी के पास जाना है। सोफिया, तुम भी भूल गई मुझे, कोई नहीं आया मुझे ढूंढते हुए। इतना कहकर वो फफक कर रोने लगती है। फिर दोबारा हिम्मत बटोरकर खिड़की पर जोर जोर से हाथ मारकर रोने लगती है, चिल्लाते लगती है। इधर अदनान और अजहर ने गार्ड के साथ मिलकर हर एक क्लास छान मारी थी। अब अदनान का भी दिल घबरा रहा था। अदनान खुद से कहता है, कहाँ हो तुम कपकेक? बहुत हो गया तुम्हारा, तुम्हारी इस लापरवाही के लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते वो लोग लाइब्रेरी के पास आ जाते हैं। अजहर उसे खोलने का कहता है तो गार्ड बोलता है, सर लाइब्रेरी है, इसे तो हम अच्छे से चेक कर बंद करते हैं, वो यहाँ नहीं होंगी। और यहाँ क्या, वो पूरे कॉलेज में नहीं होंगी। देखिए आपने खुद चेक किया था ना, और वो आपको कहीं नहीं मिली। मैंने पहले ही कहा था वो कॉलेज में बंद नहीं हो सकते, हम अच्छे से चेक कर सब बंद करते हैं। उसकी बात सुनकर अजहर कहता है, भाई लगता है वो यहाँ नहीं है, हमें चलना चाहिए कहीं और देखते हैं। उसकी बात सुनकर अदनान भी एक एक गहरी सांस लेकर हाँ में सिर हिलाता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। अदनान और अजहर बाहर जा ही रहे होते हैं कि तभी ठीक उसी वक्त मदीहा खिड़की पर खड़ी होकर बाहर की तरफ दिखती है। उसकी नज़र कॉलेज से बाहर जाते हुए अदनान पर जाती है, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी, पर वो उसे पहचान गई थी। उसे देखकर मदीहा को एक उम्मीद मिलती है और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अदनान जी, अदनान जी। पर उसकी आवाज़ वहां तक नहीं जा रही थी, इसलिए अदनान को एहसास नहीं हुआ कि जिसे वो पागलों की तरह ढूंढ रही है वो उसके पास ही है। इधर अदनान को जाता देख मदीहा की उम्मीद एकदम टूट गई थी। वो एक आखिरी बार लगभग रोते हुए बेहद उम्मीद से अपने मन में कहती है, अदनान जी प्लीज़ रुक जाए, प्लीज़ पलट कर देख लीजिए मेरे लिए, प्लीज़ अदनान जी, आपको हमारी दुश्मनी का वास्ता। उसने इतना कहा ही था कि अदनान के कदम अचानक रुके। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि वो एकदम से पलटी और पलटते ही उसकी नज़र सबसे पहले बहुत दूर बनी उस खिड़की पर गई जहां कोई खड़ा था। उसका चेहरा तो नहीं देख रहा था, पर अदनान समझ गया कि यह कौन है और उसके मुंह से बस इतना निकला, कपकेक। अदनान को इस तरह रुकता देख अजहर पूछता है, भाई क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रुक गए? पर अदनान उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और तेजी से लाइब्रेरी की तरफ दौड़ता है। उसे ऐसे दौड़ता देख अजहर भी उसके पीछे जाता है। वही अदनान लाइब्रेरी के दरवाजे के पास पहुंचकर जोर से अपने पैर से एक बार में ही लाइब्रेरी का दरवाज़ा तोड़ देता है। अजहर या वो गार्ड उससे ना तो कुछ पूछ पाते नहीं कुछ कह पाते हैं, वो इतनी जल्दी में सब कुछ करता है। दरवाज़ा खुलते ही अदनान तेजी से अंदर जाता है और उसके पीछे ही अजहर और गार्ड भी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अदनान क्या कर रहा है, पर अंदर जाते ही जब उनकी नज़र खिड़की के पास खड़ी डरी सहमी सी मदीहा पर गई तो उनके सारे सवाल के जवाब जैसे उन्हें मिल गए। वही मदीहा जिसकी तो जैसे सारी उम्मीदें टूट गई थी, एकदम से दरवाज़ा खुलने पर वो सिर उठाकर देखती है तो उसकी नज़रें सीधे अदनान से जा मिलती है, जिसकी आंखों में उसके लिए फरवा, गुस्सा, परेशानी, घबराहट और न जाने कितने सारे भाव देखे जा सकते थे।
अदनान को देखकर जैसे उसकी सांसें वापस लौट आए हो, वो तेजी से भागते हुए उसके पास जाती है और कसकर उसके सीने से लग जाती है। अदनान उसके ऐसे गले लगने से 2 कदम पीछे होता है संभालने के लिए, पर तभी उसे महसूस होता है कि मदीहा पूरी तरह कांप रही है डर के मारे। उसकी ऐसी हालत देखकर अदनान भी जल्दी से उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और उसके ऐसा करते ही मदीहा रोते हुए कहती है, आप आ गए। मुझे लगा था मैं यही मर जाऊंगी, कोई नहीं आएगा मुझे ढूंढने, पर आप आ गए। अब मैं नहीं मारूंगी। आपको पता है मैं कितना डर गई थी और मुझे चक्कर भी आ रहा था। मैंने बहुत चिल्लाया पर किसी ने नहीं सुना। घर पर भी सब मुझे भूल गए। कोई मुझे प्यार नहीं कहा, सब मुझे भूल गए। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। उसे ऐसे रोता देख अदनान उसकी पीठ से हिलाते हुए कहता है, शुश, चुप, मैं आ गया हूं ना, आप शांत हो जाओ, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। इतना कहकर वो उसका सिर भी सहलाने लगता है। वही मदीहा थोड़ा शांत होकर अपना सिर उसके सीने से निकालकर ऊपर देखते हुए कहती है, मुझे सच में लगा था कि मैं मर जाऊंगी, पर आप मुझे बचाने आ गए। अदनान उसकी नाक पकड़कर खींचते हुए, तुम्हें बचाने नहीं आया, अपने फायदे के लिए आया हूं। घर काफी खाली खाली लग रहा था, मेरा एंटरटेनमेंट जो गायब था। मदीहा सिसकते हुए, मैं आपका एंटरटेनमेंट हूं। अदनान हल्का सा मुस्कुरा कर, और नहीं तो क्या, चलता फिरता नमूना हो तुम। उसकी बात सुनकर मदीहा कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी आंखें अचानक बंद होने लगी और उसका सिर घूमने लगा। वो बेहोश होकर गिरने लगी। तभी अदनान ने जल्दी से उसे पकड़ा और ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठाया। उसके चेहरे पर जो थोड़ी देर पहले सुकून था, अब वो दोबारा बेचैनी और घबराहट में बदल चुका था। वो मदीहा को लेकर तेजी से बाहर की तरफ जाते हुए बिना अजहर की तरफ देखे सख्ती से कहता है, किसी फीमेल डॉक्टर को घर पर आने के लिए कहो। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और अजहर भी मदीहा का सामान लेकर तेजी से उसके पीछे जाता है। अदनान कार के पास आता है, तब तक अजहर भी वहां पहुंच चुका था। वो अदनान को मदीहा को लेकर पीछे बैठने का कहकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करता है और हवेली की तरफ मोड़ लेता है। अदनान पीछे बैठा एकटक मदीहा के मुरझाए हुए पीले चेहरे को देख रहा था, जिस पर अभी भी थकान, डर, घबराहट साफ देखा जा सकता था। वो बेहद प्यार से उसका चेहरा सहलाते हुए कहता है, उम्मीद है कि इसके पीछे तुम्हारी कोई बेवकूफ़ी नहीं होगी कपकेक, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो तुमने मेरा जीना हराम किया है ना पिछले 3 घंटों में, उसका हिसाब तुमसे मैं बहुत बुरी तरह लूंगा। इतना कहकर वो उसे सीने से लगा लेता है। चैप्टर 19। अदनान मदीहा को गोद में लिए हवेली में दाखिल होता है तो सब पहले से ही वहां मौजूद थे और मदीहा को इस तरह बेहोश अदनान की बाहों में देखकर घबरा जाते हैं और अपनी जगह से उठकर उनकी तरफ बढ़ते हैं। नाजिया जी घबराते हुए रोकर, क्या हुआ मेरी बच्ची को? शिफा जी, अदनान ये बेहोश क्यों है? सभी उससे कई सवाल करते हैं, पर अदनान सबको इग्नोर करते हुए सीधा मदीहा को लेकर सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके कमरे की तरफ जाता है और बाकी सब भी जल्दी जल्दी उसके पीछे जाते हैं। मदीहा के कमरे में पहुंचकर अदनान उसे बड़े ध्यान से बेड पर लेटाता है। तब तक बाकी घरवाले भी कमरे में पहुंच गए थे, पर कोई कुछ सवाल करता उससे पहले ही वहां कबीर एक फीमेल डॉक्टर के साथ आता है। डॉक्टर को ऐसे आता देख सब लोग घबरा जाते हैं, पर फिलहाल सब चुप रहना ही बेहतर समझते हैं, क्योंकि सबको पता था अभी अदनान किसी को भी सवालों के जवाब तो देने से रहा। फीमेल डॉक्टर एक नज़र मदीहा को देखकर सबको बाहर जाने का कहती है तो सब चुपचाप बाहर आ जाते हैं। सहीर जी से अब और बर्दाश्त नहीं होता तो वो अदनान को देखकर सीरियस आवाज में पूछते हैं, अदनान क्या है ये सब कुछ? कहाँ मिली तुम्हें मदीहा? और इस तरह बेहोश क्यों है वो? कुछ बोलो भी, तुम जी घबरा रहा है हमारा। अदनान एक गहरी सांस लेकर अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में बंद थी। रुखसार जी उसकी बात सुनकर हैरानी से पूछती है, क्या लाइब्रेरी में बंद थी? ऐसे कैसे बंद हो सकती है? अदनान अपनी सख्त आवाज में, वही तो पता करना है। वो लोग अभी कुछ और बात करते उससे पहले ही फीमेल डॉक्टर बाहर आकर कहती है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बीपी लो होने के कारण बेहोश हो गई थी और शायद थोड़ा डर घबराहट की वजह से भी। आप लोग उन्हें अच्छे से कुछ खिलाए, उन्होंने काफ़ी देर से कुछ खाया नहीं है, और उनका ध्यान रखिए। कुछ दवाएं लिखी हैं, दे दीजिएगा, और अगर इसके बाद कोई और बड़ी प्रॉब्लम हो तो मुझे दोबारा मुझे बुला लीजिएगा। उनकी बात सुनकर सभी एक सुकून की सांस लेते हैं कि चलो कोई बड़ी बात तो नहीं है, और रियान डॉक्टर को बाहर छोड़ने चला जाता है, साथ में दवाएं लेने भी। वही अदनान कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है और उसके हाथ कबीर और अजहर भी। करीब 1 घंटे बाद मदीहा को होश आता है तो सभी उसी के कमरे में मौजूद थे। वो जैसे ही आंखें खोलती है, उसके बगल में ही बेड पर बैठी नाजिया जी उसे गले लगाते हुए नम आंखों से कहती है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी बच्ची तुम ठीक तो हो ना बेटा? मदीहा, जिसने अभी बड़ी मुश्किल से आंखें खोली थी, नाजिया जी की छुअन को पहचानते ही उसे एकदम से सब कुछ याद आ जाता है और वो कसकर उनके सीने से लाकर रोते हुए कहती है, अम्मी, मैंने आपको बहुत याद किया।
मुझे लगा कि मैं मरने वाली हूँ। और इसके बाद कभी आप लोगों से नहीं मिल पाऊंगी। आपको पता है मैं लाइब्रेरी में बंद हो गई थी और मुझे लग रहा था कि अब मैं कभी वहां से बाहर ही नहीं आ पाऊंगी। और आप लोग कितने बुरे हो, सब की सब मुझे भूल गए, कोई मुझे ढूंढने भी नहीं आया। अगर मैं ऐसे सच में कभी कहीं और बंद हो गई तो आप लोग तो मुझे ढूंढने ही नहीं आओगे। उसे ऐसे रोता देख नाजिया जी उसे कसकर सीने से लगाए कहते हैं, मेरी बच्ची ऐसे नहीं कहते, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम्हें क्यों कुछ होगा, हम सब हैं ना, और हम सब कितने परेशान हो गए तो तुम्हें पता है। खबरदार, जो तुमने ये कहा कि हम तुम्हें ढूंढने नहीं आए या हमें तुमसे फर्क नहीं पड़ा कितना ढूंढा हमने तुम्हें, पर एक बात बताओ, तुम ऐसे बंद कैसे हो गई, कैसा कॉलेज है तुम्हारा, कल जाकर उस प्रिंसिपल से मिलती हूँ मैं। मेरी बच्ची दिखाई नहीं थी, उन्हें जो बंद कर दिया, कोई बैल बकरी है क्या जिसे उठाया और कमरे में बंद कर दिया। तुम्हारा कॉलेज बंद करवाऊंगी मैं, देखना, इतने गैर जिम्मेदार लोग हैं, कल को हमारे बच्चे की जिम्मेदारी हम इन्हें देते हैं। कैसा कॉलेज है, मीडिया में बदनाम करूंगी मैं तुम्हारे कॉलेज को, मेरी मासूम सी फूल जैसी बच्ची को बंद कर दिया इन जाहिल लोगों ने। नाजिया जी के मुंह से प्रिंसिपल के पास जाने की बात सुनकर ही मदीहा एकदम से घबरा गई, क्योंकि अगर नाजिया जी गलती से भी प्रिंसिपल के पास चली गई तो प्रिंसिपल उसकी पूरी हिस्ट्री खोलकर उसके सामने रख देंगे। इसलिए वो बिना कुछ सोचे जल्दी से घबराते हुए कहती है, नहीं अम्मी, उन लोगों की गलती नहीं है, वो दरअसल में ही लाइब्रेरी में गलती से सो गई थी, इसलिए अंदर बंद हो गई। उसकी बात सुनकर नाजिया जी, जो अभी तक बड़े प्यार से उसे गले लगाई हुई थी, एकदम से खुद से दूर करके गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, सो गई थी, पागल हो तुम, लाइब्रेरी तुम्हारे कमरे का बेड है क्या जो तुम सो गई थी, क्या करूं मैं इस बेवकूफ़ लड़की का, तुम क्या हमें हार्ट अटैक देखकर ही मानोगी, तुम्हें अंदाजा भी है हम लोगों की जान हलक में आ गई थी और तुम वहां सुकून से सो रही थी, तुम्हें इसलिए कॉलेज भेजते हैं हम ताकि तुम कॉलेज में जाकर सो जाओ। उन्हें इस तरह मदीहा पर चिल्लाता देख शिफा जी आगे बका मदीहा को अपने सीने से लगाकर हल्का सा डांटते हुए नाजिया जी से कहती है, नाजिया क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हो तुम, अभी होश में आई है वो, यह कोई डांटने का वक्त है, जाओ जाकर इसके कुछ खाने का इंतजाम करो, यह नहीं कि बच्ची घबराई हुई है तो उसे थोड़ा संभालो, तुम तो अभी से डांटने लग गई और गलती इसकी नहीं है, वो तो कॉलेज वाले इतना पढ़ाते हैं, थक कर सो गई होगी तो इसमें उसकी क्या गलती। शिफा जी को अपनी साइड लेट देख मदीहा उनके सीने में डूबते हुए सिसक कर कहती है, बड़ी अम्मी देखे ना, अम्मी को मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है, अभी मुझे ठीक से होश भी नहीं आया और ये दाना पानी लेकर मुझ पर चढ़ गई, इससे अच्छा तो मैं मिलती ही नहीं। उसकी बात सुनकर शिफा की उसका माथा चूमकर प्यार से कहती है, अरे नहीं मेरे बच्चे, ऐसे नहीं कहते, हम सब कितना परेशान हो गए थे, अंदाज भी है तुम्हें। नाजिया जी गुस्से में मदीहा को घूरते हुए, देखिए भाभी शुरू हो गया इसका मिलोड्रामा, यह नहीं कि अपनी गलती माने। उन्हें इस तरह मदीहा पर गुस्सा करता देख इस बार जमाल जी उन्हें डांट कर कहते हैं, आप बस भी करो नाजिया, मेरी बच्ची को डराओ मत तुम। इतना कहकर वो आगे बढ़कर मदीहा को सीने से लगा लेते हैं और मदीहा भी उनके सीने से लगकर दोबारा रोने लगती है। अब भाई बाप के सीने की गर्मी अलग ही होती है। सहीर जी भी उसका सिर थपथपाते हैं, फिर रुखसार जी और जमीला जी भी उसे अच्छे से शांत कर कर कमरे से चले जाते हैं, क्योंकि इस वक्त कमरे में ज्यादा लोगों का रुकना ठीक नहीं था, अगर कोई बचा था तो वो थी सिर्फ सोफिया। अब भाई उसका भी तो यही कमरा था, पर वो मदीहा के पास नहीं आती, दरवाजे के पास खड़ी रोते हुए बस उसे देखी जा रही थी। इतने सारे लोगों में तो मदीहा का ध्यान उस पर नहीं पड़ा, पर सबके जाने के बाद जब वो उसे इस तरह दूर खड़ा देखती है तो शिकायती भरे लहजे में कहती है, तुम वहां दूर क्यों खड़ी हो, तुम्हें फिक्र नहीं है मेरी, यह नहीं कि हाल चाल पूछ लो बहन के। उसकी बात सुनकर सोफिया की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगते हैं और वो लगभग दौड़ते हुए आकर मदीहा को कसकर गले लगाकर रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी मदीहा, आई एम सो सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसी, मैं बहुत बुरी बहन हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाई, मुझे माफ कर दो, आई एम सो सॉरी। उसे इस तरह रोता देख मदीना उसे चुप कराने के लिए हल्का सा नौटंकी करते हुए कहती है, देखो मुझे पता है कि तुम बुरी बहन हो, पर फिलहाल मेरा गला छोड़ दो वरना मैं यहाँ से डायरेक्ट ऊपर पहुँच जाऊंगी, और अभी तो मैंने अपनी बुक भी पब्लिश नहीं करी, मैं इतनी जल्दी मरना अफोर्ड नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर मदीहा उससे दूर होते हुए उसके सिर पर एक चपत लगाकर कहती है, तुम्हें हर जगह मजाक सूझता है, यहाँ मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ, तुम्हें अंदाजा भी है क्या हो सकता था। मदीहा सोफिया के दोनों हाथ पकड़कर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा है कि क्या हो सकता था, पर कुछ हुआ तो नहीं ना, और जो हुआ नहीं उसके लिए गम क्यों बनाना, और वैसे भी इन सब में तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है, मुझे ऐसे सोना नहीं चाहिए था, इस बार मुझे लगता है मैंने ज्यादा करे गैर जिम्मेदारी कर दी। उसकी बात सुनकर सोफिया नम आंखों से कहती है, पर फिर भी कहीं ना कहीं गलती तो मेरी भी है ना। मदीहा उसे गले लगाते हुए, नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो अपनी इन खूबसूरत सी आंखों को आंसुओं से गंदा मत करो, और वैसे भी मैं बच गई। उसकी बात सुनकर सोफिया मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ भाई ने तुम्हें बचा लिया।
उसके मुंह से अदनान का जिक्र सुनकर मदीहा को याद आता है कि कैसे अदनान ने उसे बचाया, पर वो अभी उसे दिखा नहीं और ना ही अजहर उसे दिखा। वो फौरन पूछती है, तुम्हारे भाई है कहाँ? सोफिया, पता नहीं, अभी तो यही थे, फिर अजहर जी और कबीर भाई के साथ कहीं चले गए। उसकी बात सुनकर मदीहा कुछ और नहीं कहती। इधर अदनान की स्टडी रूम का माहौल बड़ा सर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे टेम्परेचर बिल्कुल नीचे गिर गया हो और अदनान गुस्से में एक तक अपने लैपटॉप की स्क्रीन को घूरे जा रहा था, जिस पर मदीहा की लाइब्रेरी में बंद होने वाली फुटेज दिख रही थी। उसका ऐसे ही गैर जिम्मेदारी से सो जाना, फिर गार्ड का उसे नजरअंदाज कर लाइब्रेरी में बंद कर देना, सब कुछ वहां दिख रहा था। अदनान इस फुटेज लगभग 10 बार देख चुका था। उसने मदीहा की लाइब्रेरी से निकलते ही कबीर को मैसेज कर दिया था कि वो यहाँ की फुटेज ले आए ताकि पता तो चले कि यह लड़की बंद हुई कैसे। अदनान जितनी बार फुटेज देख रहा था उतनी बार उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था और उसे इस तरह गुस्से में देखकर कबीर उसे समझाते हुए कहता है, भाई देख, हो जाता है कभी कभी, इतनी बड़ी बात भी नहीं है, थक कर सो गई होगी, छोटी बच्ची है, कभी वो हो जाता है कभी कभी, देख तू उस पर गुस्सा मत करना। अदनान गुस्से में कबीर को घूरते हुए, एक 17 साल की फुली ग्रोन अप बच्ची, राइट। उसके लहजे में टोन साफ था जिस पर कभी कुछ कहा ना सका। अब मदीहा इतनी छोटी भी नहीं थी कम से कम। अदनान का बढ़ता गुस्सा देखकर इस बार अजहर कहता है, भाई मैं जानता हूं कि आप गुस्से में अभी, पर देखिए बात इतनी बड़ी भी नहीं है। अदनान, ये राइट, वो बेवकूफ़ लड़की अपनी उस स्टुपिड सी रोमांस नोवेल को पढ़ते पढ़ते लाइब्रेरी में सो गई और वहां बंद हो गई, और पिछले 3 घंटे से मैं पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था, और अकॉर्डिंग टू मिस्टर अजहर अहमद इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। उसकी बात सुनकर अरहम चुप हो जाता है, क्योंकि उसे भी पता था मदीहा से जुड़ी छोटी बात भी अदनान के लिए कितनी मायने रखती हैं। वही अदनान से अब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता तो वो तेजी से एकदम अपनी कुर्सी से उठकर अपनी स्लीव्स फोल्ड करते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है, तो उसका गुस्सा देखकर दोनों भी उसे समझाने पीछे जाते हैं, पर तभी अदनान बिना पलटे ही अपनी सख्त आवाज में कहता है, डोंट यू डरे, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी मेरा पीछा किया देन ट्रस्ट मी, आई विल मेक श्योर दैट यू विल रिग्रेट इट लेटर। उसकी धमकी सुनकर उन दोनों के पर वहीं रुक जाते हैं और अदनान बिना कुछ सुन वहां से चला जाता है। इधर मदीहा और सोफिया के कमरे में मदीहा अभी भी सोफिया के सीने से लगी बैठी थी और सोफिया उसके बाल सहला रही थी। तभी तेजी से दरवाजा खुला और अदनान अंदर आया। उसके चेहरे पर इस वक्त गुस्सा साफ देखा जा सकता था, उसकी आंखें गुस्से में लाल हो रही थी। उसे ऐसे अचानक से आता देख सोफिया पूछती है, भाई आप? पर इससे पहले कि सोफिया आगे कुछ कहती, अदनान बिना उसकी तरफ देखे मदीहा को घूरते हुए कहता है, बाहर जाओ सोफिया। उसकी बात सुनकर सोफिया को कुछ समझ नहीं आता, पर वो चुपचाप बाहर जाने लगती है, क्योंकि अदनान की खिलाफत करने की उसकी ना हिम्मत थी ना ही इरादा। वही उसे जाता देखा मदीहा भी झट से खड़ी होकर उसके पीछे जाने लगती है, तो अदनान उसे घूरते हुए गुस्से में अपनी सख्त मगर धीमी आवाज में कहता है, तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा मैंने। उसने यह इतनी सख्ती से कहा था कि मदीहा के कदम आगे बढ़ ही नहीं पाए। वही सोफिया चुपचाप बाहर निकल गई। उसके बाहर निकलते ही अदनान अपनी कोल्ड आवाज में पूछता है, तुम लाइब्रेरी में बंद कैसे हुई? उसकी आवाज में ठंडापन महसूस करके मदीहा की रीढ़ की हड्डी तक कांप गई, पर बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके नजरें झुकाए ही कहती है, मैं सो गई थी गलती से तो। अदनान उसकी बात काटकर चिल्लाते हुए, तुम बेवकूफ लड़की, तुम्हें अंदाजा भी है हम पर क्या बीती थी? तुम्हें वहां पर पढ़ने भेजते हैं या फिर सोने? उसके ऐसे चिल्लाने पर मदीहा कांप गई। वो नम आंखों से सिसकते हुए कहती है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, पता नहीं कैसे गलती से आंख लग गई, और इतनी बड़ी भी गलती नहीं की है मैंने, आप मुझ पर बेफसूल ही डांट। उसने इतना ही कहा था कि अदनान गुस्से में उसे मारने के लिए ही हाथ उठाता है, जिसके डर से मदीहा तुरंत आंखें बंद कर लेती है, पर जब उसे कुछ देर तक कुछ महसूस नहीं होता तो वो आंखें खोलकर देखती है तो अदनान ने अपना हाथ बीच में ही रोका हुआ था। अदनान उसे घूरते हुए अपनी गहरी आवाज में, वो तो दिल पर इख्तियार नहीं है, इतनी इजाजत नहीं दी खुद को कि तुम पर हाथ उठा सकूं, वरना आज 2-3 थप्पड़ खाती तुम। मदीहा रोते हुए, आप बहुत बुरे हैं, मुझे डांटा और मारा भी। अदनान उसे घूरते हुए, तुम्हें मारा नहीं है, अभी कहूं तो ख्वाहिश पूरी करूं। मदीहा अपने आंसू पोंछते हुए मासूमियत से, तो मारा नहीं तो क्या हुआ, हाथ तो उठा ही लिया। इंसान की नीयत से सब होता है, आपकी नियम होगी मुझे मारने की इसलिए हाथ उठाया। अदनान दांत पीसते हुए, अगर नियत होती तो अब तक 5 उंगलियां छप चुकी होती तुम्हारे चेहरे पर। उसकी बात सुनकर मदीहा कुछ नहीं कहती तो अदनान उसे घूरते हुए कहता है, जाहिल लड़की। उसके मुंह से जाहिल सुनकर मदीहा जो अपने आंसू पोंछ रही थी उसे देखते हुए कहती है, मैं कोई जाहिल नहीं हूं, और आपको कोई काम नहीं है, यह नहीं कि मेरा हाल चाल पूछ लिया गए बातें सुनाने आप दफा हो जाए मेरे कमरे से। उसके मुंह से ये सुनकर अदनान उसे घूरते हुए कहता है,
तुम्हारे काम हाल चाल पूछने वाले नहीं, दो थप्पड़ लगाने वाले। और यह अभी क्या कहा तुमने, जरा दोबारा तो कहना। मदीहा को थोड़ा डर तो लगता है, पर फिर वो दोबारा कहती है, आप भी तो कहते हैं जब मैं आपके कमरे में आती हूँ तो बस अब मैं कह रही हूँ दफा हो जाए। अदनान, बहुत पर निकल आए हैं ना तुम्हारे, कोई बात नहीं, अभी तो मैं जा रहा हूँ, तुम इंतजार करना कल का अपनी पनिशमेंट के लिए, क्योंकि यह मत सोचना कि मैं तुम्हारी इस बेवकूफ़ हरकत के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगा, समझी। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है, पर फिर कुछ सोचकर बिना पलटे कहता है, और हाँ, अब चुपचाप कुछ खाकर सीधा हो जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और मदीहा को कहीं ना कहीं उसकी पनिशमेंट वाली बात सुनकर डर लग रहा था। चैप्टर 20। अदनान के जाने के बाद सोफिया ने मदीहा को अच्छे से खिलाकर सुला दिया था, क्योंकि डॉक्टर ने वैसे भी उसे आराम करने के लिए कहा था। अगली सुबह मदीहा की आंख खुली तो उसकी नज़र सीधा घड़ी पर गई जो 11 बजा रही थी। ये देखकर वो फौरन उठती और हड़बड़ाते हुए कहती है, या अल्लाह, आज अम्मी पक्का मेरा जनाजा निकालेंगी, इतनी देर कैसे हुई मुझे। वो अभी अपनी स्लीपर्स पहन ही रही थी कि सोफिया कमरे में आते हुए कहती है, उठ गई तुम। मदीहा चिढ़कर, हाँ उठ गई हूँ, पर तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, सब डांटेंगे अब। सोफिया उसे वापस बिठाते हुए, फिक्र ना करो, कोई कुछ नहीं कहेगा, और चाची ने ही कहा था तुम्हें सोने दूँ, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट का कहा था। उसकी बात सुनकर मदीहा को कुछ सुकून आता है और वो वापस बेड पर बैठती ही है कि अचानक उसकी नज़र सामने बुक शेल्फ पर जाती है जो खाली थी। उसे खाली देखकर वो एक झटके से उठकर चिल्लाते हुए कहती है, मेरी नोवेल्स कहाँ है। उसे ऐसे चिल्लाते देख सोफिया नजरें चुराकर कहती है, वो भाई ने सारी किताबें तुम्हारी स्टोर रूम में रखवा दी और सख्त हिदायत दी है कि तुम उन्हें भाई की इजाज़त के बगैर नहीं निकाल सकती। उसकी बात सुनकर मदीहा एकदम से चिल्लाते हुए कहती है, तुम पागल हो गई हो सोफिया, तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मेहनत से उन सारी नोवेल्स को इकट्ठा किया था और तुम्हारे उस जल्लाद भाई ने मेरी नोवेल स्टोर में बंद करवा दी। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं बिना नोवेल पढ़े सो भी नहीं पाती, चाहे मैं उदास हच दुखी हूँ, पर मुझे मेरी नोवेल्स चाहिए। या अल्लाह, अब मैं क्या करूँगी। ये सच था, मदीहा के लिए अगर कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी तो वो उसकी नोवेल्स थी। उसने बहुत मेहनत से इतनी सारी नोवेल्स इकट्ठा की थी। उसके कमरे में एक बड़ा सा शेल्फ था जो पूरा नोवेल्स से भरा हुआ था। सोफिया, तुम कम करो, एक बार भाई से बात करो, अभी वो घर पर ही है, पर थोड़ी देर में कोर्ट के लिए निकलने वाले हैं। उसकी बात सुनकर मदीहा तेजी से बाहर की तरफ भागती है। अगर कोई और चीज़ होती तो वो कभी अदनान के पास नहीं जाती, पर यहाँ बात उसकी जान से प्यारी नोवेल्स की थी। आप इसे बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए जैसे आप लोग पॉकेट एफएम नोवेल पढ़ते हैं और कोई आपके फ़ोन से इसे डिलीट कर दे और आपको दोबारा री इंस्टॉल ना करने दे, तो आपको कैसा लगेगा। इधर अदनान के कमरे में वो पूरी तरह से तैयार हो गया था और आईने के सामने खड़ा घड़ी बांध रहा था, पर उसका पूरा ध्यान दरवाजे की तरफ था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। तभी उसे किसी के दरवाजे खटखटाना की आवाज़ आती है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती। पर फिर वो जल्दी ही वापस अपने कोडोरा में आकर कहता है, कम इन। उसकी इजाज़त मिलते ही कोई दरवाज़ा खोलता है और अपना छोटा सा सर निकालकर पूरे कमरे का मुआयना करता है। यह मदीहा थी। अदनान, जो अलमीरा से अपनी टाई निकाल रहा था, उसकी इस हरकत पर हल्का सा मुस्कुराता है, पर फिर अपनी सख्त आवाज़ में कहता है, अपनी नाजुक सी गर्दन को इतनी तकलीफ मत दो और चुपचाप अंदर आओ। उसकी आवाज़ सुनकर पहले तो मदीहा चौंकती है, फिर चुपचाप अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर अदनान के सामने सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। पर मुश्किल ये थी कि अब कहना कहाँ से शुरू करें। अदनान, जो हाथ बांधे उसे ही देख रहा था, उसे ऐसे खामोश देखकर अपने हाथ में पकड़ी टाई उसकी तरफ बढ़ाता है, जिसे देखकर मदीहा उसका मतलब समझकर उसके हाथ से टाई लेकर बेड पर चढ़ जाती है। अदनान भी उसके करीब बेड के पास खड़ा हो जाता है। अब उनकी हाइट बराबर थी। मदीहा अदनान की टाई बांध रही थी और अदनान बिना किसी इमोशंस के उसे देख रहा था। ये कोई पहली बार नहीं था जो मदीहा उसकी टाई बांध रही थी, बल्कि वो पहले भी यह कर चुकी थी। उसे टाई बांधना भी अदनान ने ही सिखाया था। उसकी टाई बांधने के बाद मदीहा बेड से नीचे उतरने लगती है, पर उससे पहले ही अदनान उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और एक नज़र उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। जल्दी जल्दी आने के चक्कर में मदीहा अपने नाइट सूट में ही बिखरे हुए हुलिये के साथ यहाँ आ गई थी। बाल खुले हुए थे, चेहरे पर मासूमियत, सूजी हुई सी आंखें, और यकीनन इस वक्त वो बला की हसीन लग रही थी। पर उसके इस हुलिये से अदनान कुछ खुश नज़र नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में ये था कि अगर वो ऐसे आया है तो उसे ना जाने किसी और ने देखा होगा। तो वही मदीहा उसकी पकड़ से ज़रा दूर होने की कोशिश करने लगती है, जिससे अदनान होश में आता है और उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसे बिखरा हुआ हुलिया लेकर कमरे से बाहर कदम ना रखा करो, ये बाल खुले क्यों है और दुपट्टा कहाँ है। मदीहा उसकी सख्त आवाज़ सुनकर ज़रा घबराते हुए कहती है, वो मैं भूल गई थी। अदनान गुस्से में उसे डांटते हुए, अम्मी से कहकर तुम्हें बादाम खिलवाने पड़ेंगे ताकि तुम्हारा ये छोटा सा दिमाग कुछ ग्रो करे।
मदीहा जो अदनान की बाहों में सहमी हुई सी खड़ी थी, चुपचाप उसकी डांट सुन रही थी। उसकी करीबी से उसमें हिम्मत नहीं थी कि कुछ कह सके। वही अदनान उसे ऐसे चुप देखकर और कुछ नहीं कहता और अपने हाथ उसकी कमर से हटाकर उसे अच्छे से बेड पर बैठाता है और खुद उसके बाल समेटकर उनका जूड़ा बनाने लगता है। मदीहा उसे अपने बाल छूते देख जरा असहज होते हुए कहती है, आप रहने दीजिए, मैं खुद से। अदनान उसे घूरकर उसकी बात काटते हुए कहता है, चुप, अगर तुम कर सकती होती तो अभी तुम्हारे बाल ऐसे खुले नहीं होते, और हाँ, आज के बाद अगर मैंने तुम्हें ऐसे बिखरे हुए हुलिये में कमरे से बाहर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी। उसकी धमकी सुनकर मदीहा चुप हो जाती है। वहीं अदनान दोबारा पूछता है, क्यों आई थी तुम यहाँ? मदीहा को उसकी बात सुनकर यहाँ आने की वजह याद आती है तो वो तपाक से कहती है, आपने मेरी नॉवेल्स क्यों स्टोर रूम में बंद करवाई? अदनान उसके बालों को ठीक से सेट करते हुए कहता है, क्योंकि ये तुम्हारी पनिशमेंट है। अगर तुम अपनी उस स्टुपिड सी रोमांस नोवेल को इतनी तवज्जो ना देती तो तुम बंद नहीं होती और मैं परेशान ना होता, तो बस अब सज़ा भी मिलेंगी। मदीहा, प्लीज़ आप मुझे कोई और सज़ा मत दीजिए, पर यह नहीं, प्लीज़। अदनान हल्का सा टेढ़ा मुस्कुराते हुए, सज़ा तो यही मिलेगी, अब तुम्हारी एग्जाम होने तक तुम अपनी कोई भी नोवेल नहीं पढ़ोगी। इतना कहकर वो जाने लगता है तो मदीहा जल्दी से बेड से उतरकर उसकी शर्ट की स्लीव्स पकड़ते हुए मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहती है, प्लीज़ आप कोई और सज़ा दे दो ना, आप तो कितने अच्छे हो, प्लीज़। उसकी यह बात सुनकर अदनान अपने हाथ बांधकर उसे घूरते हुए कहता है, अच्छा, और मैं रियली, मुझे तो लगा कि मैं अकड़ू, घमंडी, जेल, चंगेज़ खान और बदतमीज़ हूँ। उसके मुंह से यह नाम सुनकर मदीहा का चेहरा काला पड़ जाता है और उसकी पकड़ अपने आप अदनान की शर्ट से छूट जाती है। वही उसका ऐसा रिएक्शन देखकर अदनान कहता है, क्यों यही नामों से बुलाती हो ना मुझे? तुम्हें क्या लगा तुम्हारे एक एक सांस का हिसाब रहता है मेरे पास और मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम मुझे मेरी पीठ पीछे कितनी इज्जत देती हो? मदीहा डरते हुए, वो तो मैं बस ऐसे ही कह रही थी अदनान, लेकिन मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूँ कि अब से तुम जब तक उन नोवेल्स को नहीं पढ़ोगी, जब तक मैं ना कहूँ अब मेरा कमरा साफ कर देना, मुझे जाना है। इतना कहकर वो वहां से अपनी फाइल और कोट लिए चला जाता है। वही उसके जाने के बाद मदीहा बेड पर रखे कुशन्स को फेंकते हुए कहती है, आई हेट हिम, या अल्लाह, सही कहती हूँ मैं, यह है या कुल्लू, घमंडी, जेल, चंगेज़ खान और बदतमीज़। उसके बाद अदनान का कमरा साफ करने लगती है। फिर वो अदनान का पूरा कमरा साफ कर कर बाहर जाने लगती है। तभी उसके फ़ोन में कोई मैसेज आता है। उस मैसेज को देखकर वो जल्दी से अपने कमरे की